Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about CA Foundation, Statistics का chapter number 17, Correlation and Regression. इसका मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो आज हम सिर्फ कवर करेंगे कोरिलेशन का पार्ट, जिसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। इसमें मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कोरिलेशन का, पहले कि कोरिलेशन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, एंड देन फिर इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को कवर अप करने का ट्राई किया है। सो दिस इज़ अ वन शॉट रिविजन लेक्चर जिसके अंदर सब कुछ कवर होगा इस चैप्टर कोरिलेशन का। जैसे मैं सी फाउंडेशन का हर वीडियो को ट्राई कर रहा हूँ वन शॉट बनाने का, ताकि आप एक बार देखो और आपको समझ में आ जाए पूरा। सो सिमिलर वे में मैंने कोरिलेशन भी रिकॉर्ड किया है। देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट एंड देन फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखो कोरिलेशन में होता क्या है। कोरिलेशन मतलब सिंपल भाषा में ये रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। किसके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे में भी करस्पॉन्डिंग चेंज आता है तो इस टाइप के रिलेशन को कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, समझा? ये रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का। अगर एक के चेंज होने से दूसरे में भी करस्पॉन्डिंग चेंज होता है तो उसे अपन बोलते हैं कोरिलेशन। इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट चेंज इन वन क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर, एक के चेंज से दूसरे में भी चेंज आता है, देन द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट, जो मेथड होता है इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए यूज होता है क्योंकि यहाँ से आप दो चीज़ निकाल सकते हो। एक तो रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है और डिग्री ऑफ डिपेंडेंस कितना है। किसके लिए काम आता है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज यूज टू मेजर डिग्री एंड डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, मतलब मेरा वेरिएबल कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एंड दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर हो गया बेसिक पॉइंट्स? हाँ सर। अब इसके बेसिस पे पहला जो हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टैटिस्टिक्स है तो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आएगा, तो आपको थियोरी भी उतना ही अच्छे से करना है जितना प्रैक्टिकल सम्स करोगे। पहला पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज के बेसिस पे आपका कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन है दोनों वेरिएबल का तो आपका रिलेशन पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट होता है सिंपल एंड मल्टीपल। अगर सिर्फ आप दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। अगर आप दो से ज़्यादा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल को एक साथ स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। अगर सिर्फ दो वेरिएबल को स्टडी किया तो सिंपल कोरिलेशन, 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा को स्टडी किया तो मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर? उसके बाद कंसिस्टेंसी के बेसिस पे भी आप रिलेशंस को दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे भी आपका रिलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। एक क्या होता है? लीनियर, एक क्या होता है? नॉन लीनियर। अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर, और अगर कांस्टेंट चेंज नहीं आता है तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का दूसरा नाम कर्वी लीनियर भी है। क्या है नॉन लीनियर का दूसरा नाम? कर्वी लीनियर। क्या बोला मैंने, समझा? अगर कंसिस्टेंसी के बेसिस पे आप कोरिलेशन को बाइफर्केट करोगे तो दो टाइप का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मतलब देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, मतलब एक के चेंज में दूसरे में भी उतना ही अगर चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज होता है, सो दिस इज नथिंग बट लीनियर कोरिलेशन। एंड कांस्टेंट चेंज नहीं होता है तो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का दूसरा नाम होता है कर्वी लीनियर। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज नथिंग बट बेस्ड ऑन रिलेशंस। वापस एक बार बताता हूँ, अगर आपका दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स को तुम स्टडी कर रहा है सिंपल कोरिलेशन, 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा को स्टडी कर रहा है तो मल्टीपल कोरिलेशन। अगर वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंज है तो लीनियर कोरिलेशन, अगर कांस्टेंट चेंज नहीं है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर का दूसरा नाम कर्वी लीनियर। क्लियर? अब कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का टोटल 4 मेथड्स है। एक है स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और एक है कॉन्करेंट डेविएशन। तो बेसिकली अपने को ये मेथड्स को स्ट्रॉन्ग करना है सम करने से पहले। पहला क्या है? स्कैटर डायग्राम। दूसरा क्या है? कार्ल पियर्सन्स।
तीसरा स्पीयरमैन्स, चौथा कॉन्करेंट। हम एकदम अच्छे से सबको स्टडी करेंगे। पहले स्कैटर डायग्राम समझो क्या होता है। स्कैटर डायग्राम मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना आपके वेरिएबल, जो भी आपको डेटा दिया है। तो डेटा दो टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव भी होता है और एक क्वांटिटेटिव भी होता है। हम स्कैटर डायग्राम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम किसके लिए बनता है? क्वांटिटेटिव डेटा। जब क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा तभी तो उसका डायग्राम बना सकते हैं ना। तो क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करने के लिए स्कैटर डायग्राम बनाया जाता है। तो व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा टू असcertain द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो, इसमें अलग अलग आपको डायग्राम्स याद रखना है। अगर एक लीनियर कर्व फॉर्म हो रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, कैसा फॉर्म हो रहा है? लेफ्ट टू राइट, मतलब अपवर्ड अगर आपका वैल्यू जा रहा है, एग्जैक्ट मतलब लीनियर है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो उसका जो कोरिलेशन का वैल्यू होता है वो 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? 1। और कभी भी आंसर 1 आया तो बोलने का परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आंसर 1 आया तो क्या बोलने का? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम चीज़ है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब r का वैल्यू -1 है, आपका आंसर विल बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और स्कैटर्ड है, सपोज लाइन बनी नहीं रहा है, सिर्फ ये वैल्यू स्कैटर्ड है, तो r का वैल्यू 0 होता है, ये होता है नो कोरिलेशन। मतलब 3 स्टैंडर्ड, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड की तरफ, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर स्कैटर्ड है तो नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मतलब r का वैल्यू 0, परफेक्ट नेगेटिव मतलब r का वैल्यू -1, परफेक्ट पॉजिटिव मतलब r का वैल्यू 1। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको याद रहना चाहिए। अगर r एग्जैक्टली 1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, r अगर एग्जैक्टली -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव, r अगर 0 आया तो 0 भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। अगर r का वैल्यू सपोज 0.8 से ज़्यादा है तो हाई पॉजिटिव, 0.3 टू 0.8 आया तो मॉडरेट पॉजिटिव, और 0.3 से छोटा है तो लो भी बोल सकते हैं, पुअर भी बोल सकते हैं। समझा? r अगर एग्जैक्टली +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, r अगर एग्जैक्टली -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव, r अगर 0 आया तो 0 कोरिलेशन, 0.8 से बड़ा आया तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.3 से 0.8 के बीच में आया तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.3 से भी छोटा है तो लो पॉजिटिव। समझा? और r का वैल्यू हमेशा -1 टू +1 के बीच में लाई करेगा। r का वैल्यू विल ऑलवेज भी -1 टू +1। यही होता है स्कैटर डायग्राम। सर एक बार वापस बताओ ध्यान से, आपको आंख बंद करके सिर्फ रिवाइज करना है। स्कैटर डायग्राम कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करता है? सर क्वांटिटेटिव डेटा। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर लेफ्ट टू राइट एक कर्व बन रहा है, स्ट्रेट कर्व, तो उसका मतलब r का वैल्यू +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो r का वैल्यू -1, उसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर स्कैटर्ड है तो r का वैल्यू 0 मतलब नो कोरिलेशन। अगर r एग्जैक्टली +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, r अगर एग्जैक्टली -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव, r अगर 0 है तो 0 कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, r अगर 0.8 से बड़ा है तो हाई पॉजिटिव, 0.3 टू 0.8 के बीच में है तो मॉडरेट पॉजिटिव, और 0.3 से भी छोटा है तो पुअर कोरिलेशन या लो कोरिलेशन। r का वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाया होता है? -1 टू +1। सो दिस इज मेथड 1 स्कैटर डायग्राम। नाउ वी विल मूव टू मेथड 2, जो इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है। व्हाट इज नाम इसका? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम लोग SKP भी बोलते हैं, SKP शॉर्ट में। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता है आपका वेरिएबल्स कितना वेरी कर रहे हैं। कोवेरियंस मतलब आपके दो वेरिएबल्स के बीच में कितना वेरिएशन हो रहा है, उसको कौन रिकॉर्ड करता है? कोवेरियंस। कोवेरियंस का सिंबल होता है COV(x, y). व्हाट इज कोवेरियंस का सिंबल? COV(x, y). व्हाट इज फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इस 3 तरीके से। आपको बेसिकली फर्स्ट और थर्ड याद रखना है। सेकंड तो एक बुक में दिया तो मैंने लिख दिया, बट आपको फर्स्ट और थर्ड से बहुत काम है। एक फॉर्मूला है समेशन xy/n माइनस x बार इंटू वाई बार। जब आपका डेटा स्मॉल है, जब आपका डेटा क्या है? स्मॉल है, तो कोवेरियंस x, y का फॉर्मूला होता है समेशन xy/n माइनस x बार इंटू वाई बार। अगर आपका डेटा लार्ज है और आपको डिविएशन के टर्म में बायट करना है तो आपका फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। कोवेरियंस का पहला फॉर्मूला, अगर स्मॉल है डेटा तो समेशन xy/n माइनस x बार इंटू वाई बार। अगर डेटा लार्ज है तो समेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन क्या? n। और एक एक्सपेक्टेड वाली के टर्म्स में भी है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, E(xy माइनस E(x इंटू E(y)। और एक फॉर्मूला क्या है? E(xy माइनस E(x इंटू E(y)। ये ई नहीं है, एक्चुअली समेशन ही है। इसी चीज़ को
या तो आप ये बाय मत करो, सिर्फ ये दो फॉर्मूला बाय करो। क्या है पहला फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, दूसरा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये कब यूज़ करने का? जब डेटा स्मॉल है। ये कब यूज़ करने का? जब डेटा लार्ज है। क्लियर? जो आपका कोवेरियंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, मतलब उसको स्केल या ओरिजिन आपने चेंज किया उससे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थ्योरी, कोवेरियंस का आंसर कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कोवेरियंस का आंसर क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब कुछ। समझा? वापस बोलो, व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला? सर कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है अगर डेटा स्मॉल है तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, अगर लार्ज है तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। कोवेरियंस का आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोवेरियंस कैन वेरी फ्रॉम विच वैल्यू टू विच वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। क्लियर? हाँ सर। अब कार्ल पियर्सन जो होता है वो स्मॉल आर से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? स्मॉल आर से। किससे डिनोट होता है? स्मॉल आर से, जिसका फॉर्मूला इज कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। व्हाट इज आर या कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला? आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई, जिसमें कोवेरियंस कैसे निकालने का वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का भी दो फॉर्मूला है। अगर आपका डेटा स्मॉल है तो स्टैंडर्डेशन एक्स का फॉर्मूला है रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई रहेगा तो समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर, अगर डेटा स्मॉल है तो। अगर डेटा लार्ज है तो रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और वैसे वाई के टर्म में रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। वापस बोलो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन किससे डिनोट होता है? स्मॉल आर से। फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस x कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ x का फॉर्मूला? रूट ऑफ, अगर डेटा स्मॉल है तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और लार्ज है तो समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये होता है y के टर्म में तो y टर्म में। ये समझा? और जब आपका पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आपको ये एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी ये यूज़ करना है, क्वेश्चन आपको डेटा इस तरीके से दिया रहेगा। ये बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन आइएगा, बहुत बार पेपर में पूछा है। फॉर्मूला इज आर इक्वल टू एन इंटू समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर, और दूसरा एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा है बट बाय हार्ट करना पड़ेगा। वापस बोलो, क्या होता है फॉर्मूला? आर इक्वल टू एन समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन रूट ऑफ एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर, और वैसे वाई के टर्म में। समझा क्या? हाँ सर। तो ये एक फॉर्मूला बाय हार्ट करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर हमेशा एक प्योर नंबर आता है। हमेशा क्या आता है? प्योर नंबर। इसके लिए इसका भी जो आंसर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है बट स्केल के मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? एक प्योर नंबर है जिसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है चेंज होने से, बट स्केल और मैग्नीट्यूड में अगर स्केल में चेंज हुआ तो भी फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर है? आर का जो आंसर है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। आर का आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई होता है? -1 से लेके +1 में। इसमें भी सेम चीज़, अगर +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 आया तो जीरो कोरिलेशन, 0.8 से बड़ा है तो हाई पॉजिटिव, 0.3 से 0.8 आया तो मॉडरेट, और 0.3 से जो है लो या तो पुअर बोलने का। समझा? सो दिस इज नथिंग बट कार्ल पियर्सन। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मूला सब दिमाग में बिठाओ। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, अगर मेरा डेटा स्मॉल है तो। अगर लार्ज है तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन आर। कोरिलेशन जो कोवेरियंस होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोवेरियंस का आंसर क्या हो सकता है सर? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी से कुछ भी, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। कार्ल पियर्सन किससे डिनोट होता है? आर से। आर का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर डेटा स्मॉल है तो रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर,
और अगर लार्ज है तो रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, वाई के टर्म में रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर, और लार्ज है तो रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। अगर डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आर का स्पेशल फॉर्मूला क्या है, एन समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन रूट ऑफ एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वायर। ये जो डी एक्स डी वाई दिख रहा है ना, ये डिविएशन है, ये सब क्या है, डिविएशन। तो डिविएशन के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया तो आपको इसको यूज़ करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा क्या देता है, एक प्योर नंबर, तो इसके लिए इसका आंसर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है। कोरिलेशन का आंसर भी -1 से लेके +1 के बीच में हो सकता है। तो अगर आपका आंसर 0 आता है नो कोरिलेशन, 1 आता है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आता है परफेक्ट नेगेटिव, 0.8 से बड़ा आता है हाई, 0.3 to 0.8 मॉडरेट, और 0.3 से छोटा भी आता है लो या पुअर। क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ सर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो इसमें ना अभी जो मैंने वो पॉइंट पढ़ा ना, इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ नॉट अफेक्टेड वाला, उसमें अगर XY से क्वेश्चन UV में बदल गया तो कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक आप याद रखना। सपोज आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.8 दिया, मतलब ये R दिया है। अब मुझे ना U एंड V का लिखना है, तो ये बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस लिया है। आपको बेसिकली करना क्या है वो समझो। आपको जो पहला इक्वेशन दिया है उसमें आप, और दूसरे इक्वेशन में, दोनों में आप U और V का साइन देखो। U और V का साइन क्या है, फर्स्ट में पॉजिटिव, और आप X और Y का साइन देखो, ये भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब दोनों के साइन अलग है या सेम है, ये देखने का। ये सेम है, ये भी क्या है, सेम है, सेम साइन। तो अभी आपका आंसर भी RUV का भी आंसर क्या रहेगा, सेम। जब क्वेश्चन XY में था तो 0.8 था, अब क्वेश्चन UV में भी बदलेगा तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 0.8, बिकॉज इट इज ऑफ सेम साइन। क्लियर है आंसर। सेकेंड केस, U और V क्या है, पॉजिटिव, X क्या है, नेगेटिव, Y क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे सेम साइन है बट यहाँ पे डिफरेंट है ना, अलग है, अलग, माइनस प्लस दोनों अलग साइन होता है। तो अपोजिट साइन आया तो R विल चेंज बाय साइन, R का आंसर विल चेंज बाय साइन। 0.8 था ना, तो अभी आ जाएगा -0.8। थर्ड वाला केस, UV दोनों क्या है, पॉजिटिव, XY दोनों क्या है, नेगेटिव। मतलब साइन तो सेम है ना, इधर भी साइन सेम है, इधर भी साइन सेम है, सेम साइन तो आंसर भी सेम। लास्ट वाला केस, UV क्या है, पॉजिटिव, XY प्लस माइनस, अपोजिट हो गया, अपोजिट साइन आया तो आंसर विल चेंज बाय साइन। समझा क्या? हाँ सर, बहुत इजी है। क्या बोला सर आपने कि आपको UV का साइन देखना है, आपको XY का साइन देखना है। अगर XY का साइन और UV का साइन सेम है, सेम का मतलब यहाँ पे होता है प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अगर सेम है तो आंसर भी सेम, जो पहले था वही। अगर UV का और XY का साइन डिफरेंट है तो आंसर विल चेंज बाय साइन। समझा सर ट्रिक? ये इसको हम लोग करेंगे सब में। क्लियर? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर क्या होता है, मतलब कभी भी डेटा जब अपन लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि जो अपन ने डेटा लिया है उसमें एरर होने का चांसेस हो सकता है। तो क्या चांसेस है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टैंडर्ड एरर अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 - r² अपॉन रूट n। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? 1 - r² अपॉन रूट n। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? 1 - r² अपॉन रूट n। अगर आपको प्रोबेबल एरर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। या तो आप एक और याद रख सकते हो, 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। जो भी स्टैंडर्ड एरर का आंसर आएगा उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबल एरर आ जाएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? 1 - r² अपॉन रूट n। व्हाट इज प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला? 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर या 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको लिमिट्स पूछा है, लिमिट्स मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो अगर आपको अपर लिमिट ढूंढना है तो फॉर्मूला इज r+p, लोअर लिमिट ढूंढना है तो r-p। व्हाट इज अपर लिमिट का फॉर्मूला? r+p, लोअर लिमिट का r-p। ठीक है। अगर आपको रेशियो ढूंढना है r/p का तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ r/p। मॉड का मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव लेने का। अगर रेशियो ढूंढना है तो मॉड ऑफ r/p। अब आपका डेटा सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके लिए, अगर मॉड ऑफ r 6 टाइम p से कम आता है, अगर मॉड ऑफ r 6 टाइम p से लेस है तो नॉट सिग्निफिकेंट, और 6 टाइम p से इक्वल या ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट। समझा क्या बोला? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 - r² अपॉन रूट n।
प्रोबेबल एरर 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ढूंढना है तो अपर लिमिट के लिए r प्लस पी, लोअर लिमिट के लिए r माइनस पी। रेशियो ढूंढना है तो मॉड ऑफ r अपॉन पी। अगर ये रेशियो जो भी आपको आता है मॉड ऑफ r, आपको डेटा पता करना है सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो मॉड ऑफ r अगर 6p से लेस है तो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर 6p से इक्वल या ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट। क्लियर? मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया इसको एक्सप्लेन करने का, वो देखो। r दिया 0.9, n दिया है 6, तो मैंने स्टैंडर्ड एरर ढूंढा। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। तो 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36, इसको 1 से माइनस करोगे तो 0.64 आ जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है 3। तो ये मिल गया मुझे स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं बट ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो इसको सॉल्व करके प्रोबेबल एरर आ गया कि 0.1438। ये भी समझा। अगर मुझे लिमिट्स ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपर के लिए r प्लस पी, तो r था 0.6, p 0.1438, ऐड होके 0.7438 आ गया। लोअर ढूंढना है तो r माइनस पी, वो आ गया 0.4562। रेशियो ढूंढना है तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ r अपॉन पी। अब यहाँ पे क्योंकि लकीली आपका r पॉजिटिव है तो 0.6 से लोगे। अगर इधर सपोज माइनस 0.6 लेता तो भी ये करने के लिए 0.6 से लेने का। क्लियर है? हाँ, तो 0.6 मॉड ऑफ r आ गया। p हमने ये निकाला था तो हमको 4.172 मिला। मतलब यहाँ पे जो r है वो 6 टाइम्स p नहीं आ रहा है, वो 4.172 p आ रहा है। मतलब ये 6 से छोटा है ना, 6 से छोटा है तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट। क्या रहा है ये? इनसिग्निफिकेंट। समझा? सर वापस एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवाओ। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बोल, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। प्रोबेबल एरर बोलो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर या 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड, दोनों से करो सेम चीज़ होता है। थर्ड, व्हाट इज लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन? r प्लस पी, r माइनस पी। व्हाट इज रेशियो ढूंढने का फॉर्मूला? मॉड ऑफ r अपॉन पी। अगर मॉड ऑफ r 6 टाइम्स p से कम है इनसिग्निफिकेंट, 6 टाइम p से ज़्यादा या इक्वल है तो सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन से। मतलब ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, मतलब आपका डेटा कितना डिपेंडेंस है दूसरे वेरिएबल पे। अगर आपको ये ढूंढना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। मतलब जो काल पियर्सन आप आर निकालते हो ना, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है तो 1 माइनस आर स्क्वायर। मतलब डिग्री ऑफ डिपेंडेंस पूछा है तो आर स्क्वायर, डिग्री ऑफ नॉन डिपेंडेंस पूछा है तो 1 माइनस आर स्क्वायर। समझा? डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आर का वैल्यू 0.6 दिया था, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है तो मैंने आर का स्क्वायर किया, 0.6 का स्क्वायर हो गया 0.36। नॉन डिटर्मिनेशन करना है तो 1 माइनस 0.36 दैट इज 0.64। समझा? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है याद रखने का। व्हाट इज डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला? आर स्क्वायर। व्हाट इज नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला? 1 माइनस आर स्क्वायर। ऐसे ही पूछ सकते हैं डिग्री ऑफ डिपेंडेंस आर स्क्वायर, डिग्री ऑफ नॉन डिपेंडेंस 1 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब रैंक, मैंने स्कैटर डायग्राम कौन से डेटा के लिए बोला था आपको? क्वांटिटेटिव के लिए। वैसे रैंक कोरिलेशन सिर्फ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? क्वालिटेटिव डेटा के लिए रैंक कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। रैंक कोरिलेशन का आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। अगर पहले तो ये कैपिटल आर से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? कैपिटल आर। जो कार्ल पियर्सन है वो स्मॉल आर से, जो स्पीयरमैन है वो कैपिटल आर से। ये समझा? इसका फॉर्मूला होता है, अगर रैंक नॉन रिपीटेड, रैंक नॉन रिपीटेड का मतलब सबका रैंक डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बट इस फॉर्मूला अगर आपका रैंक नॉन रिपीटेड है तो आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये समझा? जहाँ पे d जो होता है, ये d का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ रैंक। व्हाट इज d का मतलब? डिफरेंस ऑफ रैंक, जिसका फॉर्मूला होता है आर एक्स माइनस आर वाई। मतलब रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y किया तो आपको d मिल जाता है। व्हाट इज r का फॉर्मूला? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे d का फॉर्मूला होता है आर एक्स माइनस आर वाई। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये मुझे मार्क्स इन एक्स दिया है, मुझे मार्क्स इन वाई, मुझे इसका स्पीयरमैन्स रैंक निकालने का है। तो आप पहले एक्स में चेक करो कोई डेटा रिपीट हो रहा है, नहीं सर। तो पहले हम इसको रैंक देते हैं। तो रैंक कैसे दोगे? जिसको सबसे ज़्यादा मार्क उसको फर्स्ट रैंक। तो ये पहला लिखो फर्स्ट, दूसरा लिखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हो गया एक्स का रैंकिंग। अब ऐसे ही वाई को रैंक करो। सबसे बड़ा वैल्यू 20 है तो ये फर्स्ट इसको आएगा, 16 है फिर 2, 3, 4, 5।
ठीक है। अब ढूंढ लेने का डी, तो 1 - 5 हो गया -4, 2 - 4 -2, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 5 - 1 4। अब इसका स्क्वायर्स कर देने का, तो -4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 और इसका टोटल ले लेने का। इसका अगर आप टोटल लोगे तो आपको 40 आएगा। कितना आएगा? 40। नाउ यूज रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे रैंक नॉन रिपीटेड था तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना? 40। n कितना है? n मतलब कितना डेटा है सर? 5 डेटा है, तो ये 5 हो गया। और 5 का स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया तो 24। नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस, ये होता है 240, ये होता है 120, तो 240 और 120 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू सॉल्व करके कितना है? -1 है। r क्या है आपको? -1। तो एक यहाँ से ना आपको शॉर्टकट पता चल गया कि कभी भी दो जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक करते हैं। कैसे रैंक करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। देखो ये 1 2 3 4 5 है, ये 5 4 3 2 1, तो आपका रैंक कोरिलेशन इज ऑलवेज -1। क्वेश्चन में अगर रिवर्स रैंक दिखा तो पक्का आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा आंसर आपका? -1। समझा? सो अगर डेटा नॉन रिपीटेड है, व्हाट इज आर का फॉर्मूला? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। क्लियर है? जहाँ पे डी का मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक्स किसके बीच में? rx - ry के बीच में। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, अगर आपका डेटा रिपीटेड है, ये बहुत रेयर चांसेस है एग्जाम में पूछेंगे, बट अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस सी एफ, प्लस क्या आता है? सी एफ अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। क्या है बोलने का? अगर डेटा रिपीटेड है तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। सब कुछ सेम है, खाली एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया सी एफ, जहाँ पे सी एफ का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। क्या होता है सी एफ का मतलब? करेक्शन फैक्टर। व्हाट इज सी एफ का मतलब? करेक्शन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है m³ - m/12। व्हाट इज करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला? m³ - m/12। और यहाँ पे ये m क्या है? तो m मतलब एक पर्टिकुलर रैंक कितने बार रिपीट हुआ है, एक पर्टिकुलर रैंक कितने बार रिपीट हुआ है। वापस बोलो, अगर डेटा रिपीटेड है, रैंक रिपीटेड है, तो व्हाट इज आर का फॉर्मूला? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। व्हाट इज करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला? m³ - m/12। और m का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर रैंक कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे ये डेटा दिया है, अब मैं देखो जब मैं x को चेक कर रहा हूँ ध्यान से, तो यहाँ पे 16 रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है तो रिपीटेटिव रैंक है। देखो ध्यान से समझो कैसे करना है। करे चलो, सबसे पहले किसको रैंक करोगे? तो सबसे पहले तो 20 सबसे बड़ा है, इसको रैंक कर देते हैं। फिर 18 को रैंक आ जाएगा 2। अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसको रैंक 3 नहीं दे सकते आप दोनों को। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब भी रिपीट हो रहा है ना आपका कोई भी पर्टिकुलर नंबर, तो 16 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको रैंक क्या दोगे? अगर ये रिपीट नहीं होता, सपोज ये दोनों कोई अलग अलग, तो ये 3rd रैंक और ये 4th रैंक आता, आप दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। एवरेज देने का मतलब, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एवरेज रैंक देने का। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका एवरेज रैंक देने का। तो 3 + 4 कितना? 7, 7/2 क्या? 3.5। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है आप दोनों को 3.5 रैंक दे दो। अब कितना रैंक्स हो चुका है सर? 4 रैंक हो चुका है, तो सीधी सी बात है जो लास्ट नंबर है उसका 5th रैंक आएगा, उसको 4th रैंक नहीं देने का। आपका 4 रैंक हो चुका है, अगर रिपीट नहीं होता तो 4था रैंक हो जाता ना, तो आप लास्ट वाले डेटा को 5th रैंक देते। ये समझा? हाँ सर। अब वाई का देखो, वाई में क्या है सबसे बड़ा सर? 15, 1st रैंक। अब सर नेक्स्ट हम इन दोनों को रैंक करेंगे, बट दोनों नंबर सेम है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर रिपीटेटिव नहीं होता तो एवरेज रैंक देने का, तो क्या लेंगे? फर्स्ट के बाद आता है सर नेक्स्ट 2 रैंक, 2nd और 3rd। तो ना 2nd रैंक दो ना 3rd रैंक दो, दोनों का एवरेज। तो दोनों का एवरेज क्या हो गया? 2.5, 2.5। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी? 2.5, 2.5। अब 3 रैंक खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट जो नंबर है उसको 4th रैंक, बट वापस ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे वापस हम लोग 10 का सेम कॉन्सेप्ट से ढूंढेंगे कौन सा रैंक आना चाहिए था? 4th और 5th। तो 4th और 5th का एवरेज क्या होता है? 4.5। तो यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.5। क्या ये समझा सर? एक बार वापस बताओ। देखो जो x में था उसमें मुझे मार्क्स रिपीटेटिव दिख रहा है मतलब रिपीटेड रैंक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? जिसका सबसे ज़्यादा मार्क पहला रैंक, उससे जिसका थोड़ा कम 2nd रैंक,
बाद में थर्ड रैंक जब देने की बारी आई तो दोनों को सेम नंबर्स था। जब सेम नंबर होता है सेम रैंक देना है, बट सेम रैंक मतलब थर्ड नहीं देना है, दोनों का एवरेज करना है। तो 3 + 4/2 किया, 3.5 आ गया। लास्ट वाले को फिफ्थ रैंक, क्योंकि 4 रैंक खत्म हो चुका है, आपको ऐसा सोचना है। जब आप वाई का कर रहे हो तो पहले 15 को फर्स्ट रैंक आ जाएगा। अब ये दोनों जो 12 है इसको सेम रैंक देना है, तो क्या करोगे, ना सेकेंड देने का ना थर्ड, क्या करने का, दोनों का एवरेज। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या आएगा, 2.5। वैसे ही ये दोनों को फोर्थ रैंक, अभी 3 रैंक खत्म हो गया तो वापस ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो दोनों को सेम रैंक देने का, बट कैसे देने का, एवरेज करके। तो 4 + 5/2 4.5 आ गया, ये समझा। अभी डी ढूंढते हैं। डी तो सिंपल है, 5 में से 4.5 गया तो 0.5, 3.5 में से 4.5 गया तो -1, 3.5 में से 2.5 गया तो 1, 2 में से 2.5 गया तो -0.5, और 1 में से 1 गया तो 0। अब इसका स्क्वायर्स करने का, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 0.25, लास्ट में कितना 0। तो इसका अगर आप टोटल निकालोगे तो आपको 2.5 आएगा, ये भी समझा। चलो अब आपको पहले चीज़ ढूंढना है करेक्शन फैक्टर। क्या ढूंढना है आपको, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, m³ - m/12, ये फॉर्मूला होता है ना। और ये फॉर्मूला कितनी बार यूज़ करना है पता है आपको, जितनी बार आपका नंबर्स रिपीटेटिव हुआ है। तो यहाँ पे 3 रैंक रिपीट हुआ है ना, 3 नंबर्स रिपीट हुआ है, तो 3 बार ये फॉर्मूला आपको लिखना है। समझ रहा है, हाँ सर ये भी समझा। तो ये 3 बार आपको फॉर्मूला लिख देना है। लिख दिया हमने तीनों बार फॉर्मूला। अब पहला जो रैंक है ये जो 16, ये कितनी बार रिपीट हुआ है सर, 2 बार रिपीट हुआ है। ये मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक इज रिपीटेड। तो दिस नंबर या इसका रैंक 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे m के जगह पे 2 डाल देने का। तो 2 का क्यूब -2/12। वैसे ही जब मैं इसकी भी बात करूँ तो ये भी 2 ही बार रिपीट हुआ और ये भी 2 ही बार है ना, 2 रैंक्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 का क्यूब -2/12। लास्ट वाला भी क्या आएगा, 2 का क्यूब -2/12। समझा। m मतलब कितनी बार, अगर कोई सपोज पर्टिकुलर यहाँ पे 15 सपोज 3 बार होता, 15 15 15, तो आप m का वैल्यू क्या लिखते, 3 लिखते थे। समझा। नाउ 2 का क्यूब इज 8, 8 - 2 6, तो सबका ऊपर का वैल्यू 6 से आएगा क्योंकि सबका नीचे का टर्म सेम है। तो 6 + 6 + 6/12 हो जाएगा। तो ये हो गया 18/12, दैट इज इक्वल टू 1.5। तो ये आ गया आपका करेक्शन फैक्टर। क्या आ गया आपका करेक्शन फैक्टर। क्या अब रैंक निकल सकता है, हाँ सर। क्या होता है फॉर्मूला आर का, सर फॉर्मूला होता है 1 - 6 ब्रैकेट समेशन d² प्लस करेक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय n² -1। ये फॉर्मूला होता है। अब 1 ऐसे लिखेंगे, 6 भी ऐसे लिखेंगे। समेशन d² कितना मिला सर, 2.5। करेक्शन फैक्टर क्या मिला, 1.5। नीचे n क्या है सर, सर n है हमारा, n मतलब कितने नंबर ऑफ यहाँ पे रैंक्स, टोटल डेटा कितना है, 5 डेटा है। तो n का वैल्यू 5 है, और 5 × 5 का स्क्वायर -1 तो 24 हो जाएगा। ये भी समझा। अब देखो ये ऐड करोगे तो 4 होता है, 4 × 6 = 24 होता है। तो ये भी 24, नीचे भी 24 कैंसिल, तो ये 1/5 बचेगा, दैट इज 0.2। तो सॉल्व करके रैंक का आंसर आ गया। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कितना है, 0.8। इस तरह से रिपीटेड आया तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है। कभी कभी पूछा 1 या 2 बार, मैं आपको सम में मैंने लिया, मैं कराऊंगा वापस एक बार, बट ये कॉन्सेप्ट होता है, समझा। तो व्हाट इज रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला, आर का 1 - 6 समेशन d² प्लस करेक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय n² -1। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला m³ - m/12। m का मतलब एक पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीट हुआ है। क्लियर है कैसे करने का, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया, और एक मैंने प्रॉब्लम लिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो दिस वाज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या क्या इसमें याद रखना है, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अगर ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए काम आता है कि क्वालिटेटिव, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, व्हाट इज आर का फॉर्मूला, 1 - 6 समेशन d² अपॉन n² -1। डी का मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक, d² मतलब उसका स्क्वायर। डी का फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। अगर 2 जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक देगा तो आंसर इज ऑलवेज -1। अगर आपका रैंक रिपीट हो रहा है तो आर का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन d² प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन n² -1। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला m³ - 1/12। m का मतलब एक पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है, हाँ सर ये सब कुछ समझ गया। अब नोट में देखो मैंने ये पॉइंट्स लिख दिया है। व्हेन 2 जजेस गिव रैंक इन रिवर्स ऑर्डर तो आर का वैल्यू इज ऑलवेज -1।
जो आप डी देखते हो, डी का कॉलम, इसको आप कभी भी ऐड करोगे ना तो हमेशा आंसर 0 आएगा। देखो यहाँ पे ऐड करो, -0.5 और +0.5 ऐड कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो डी यहाँ पे भी देखो, -4 -2 -6, फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो डी का टोटल इज ऑलवेज क्या, 0। और आर का वैल्यू जो होता है वो -1 से +1 के एज में कुछ भी हो सकता है। 3 पॉइंट समझा नोट का। जब 2 जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक देगा, आंसर इज ऑलवेज -1। समेशन डी का टोटल इज ऑलवेज 0 एंड आर का वैल्यू लाइज फ्रॉम -1 to +1। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 3, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्लियर हो गया। फोर्थ लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें है, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। कौन सा मेथड, कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। ये सबसे इजी तरीका है आर ढूंढने का। ग्राफिकल भी इजी है, बट ग्राफिकल में थोड़ा टाइम लगता है समझने को, और वो डेटा एक्यूरेट होता भी नहीं है। तो सबसे इजी तरीका अगर मैं चारों में से कोई बोलूँ तो कॉन्करेंट डिविएशन है। कॉन्करेंट डिविएशन का फॉर्मूला होता है R = प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c - n/n। ये क्या है सर, ये c का मतलब है कॉन्करेंट डिविएशन। अब ये c का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। आपको इधर एक टेबल बनाना है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे प्राइस और डिमांड दिया है, मुझे पहले ना कॉन्करेंट ऑफ x ढूंढना पड़ेगा, फिर कॉन्करेंट ऑफ क्या, y, मतलब इसके साइंस लिखने हैं। जो पहला डेटा होता है ना उसका कोई साइन नहीं होता है, क्योंकि कंपैरिजन आगे वाले को करना है। तो 25 से 28 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो प्लस का साइन। 28 से 30 बड़ा है कि छोटा है, प्लस का साइन। 30 से 23 सर छोटा हो गया, माइनस का साइन। समझ रहे हैं क्या करना है। 23 से 25 सर, 23 से 35 बढ़ गया, प्लस का साइन। 35 से 38 बढ़ गया, प्लस का साइन। 38 से 39 बढ़ गया, प्लस का साइन। 39 से 42 बढ़ गया, प्लस का साइन। ये समझा। अब वैसे ही वाई में पहला डेटा नहीं लेने का। 35 से 34 कम हो गया, माइनस का साइन। 34 से 35 बढ़ गया, प्लस का साइन। 35 से 30 कम हो गया, माइनस का साइन। 30 से 29 सर कम हो गया, माइनस का साइन, वापस माइनस का साइन। 28 से 26 कम हो गया, कम हो गया। समझा। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं सी। सी का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपको इसमें सिर्फ काउंट करना है कितने पॉजिटिव साइंस है। सर पॉजिटिव साइंस यहाँ पे ये दो है ना, तो कितने पॉजिटिव साइन है, 2। क्या ये समझा। हाँ सर। तो ये जो सी है इसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन। एन का मतलब होता है टोटल डेटा -1। एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब क्या। तो क्वेश्चन पढ़ने का, कैपिटल एन पूछा है कि स्मॉल एन। अगर स्मॉल एन बोला तो कैपिटल एन माइनस, मतलब टोटल डेटा -1। समझा ये चीज़। हाँ सर। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आरसी का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे प्लस और माइनस 2c - n अपॉन क्या, n। ठीक है। अब पहले ना आप हमेशा अंदर का टर्म सॉल्व करोगे, तो अंदर का टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 2c, c का वैल्यू क्या था सर, c का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये जो है ना ये c है, तो c का वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। n मतलब क्या, n मतलब इधर कितना डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। n कैपिटल N 8 है, तो स्मॉल n क्या होगा सर, 7 होगा। तो यहाँ पे 7 आएगा। अब ये वैल्यू क्या आने वाला है, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव तो इसके बाहर का साइन भी नेगेटिव और ये साइन भी नेगेटिव। समझा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। समझा। और नीचे भी n कितना आएगा, 7। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ कितना, 3/7। सो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो अपने को इसका आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ 3/7, हमने सीखा ना कैलकुलेटर पे। 3/7, 3 / 7 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रूट। तो 0.6546 क्या है, तो बाहर माइनस है ना, तो आंसर विल बी -0.6546। समझा कैसे करने का। हाँ सर, बट एक बार वापस बता दो। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्करेंट डिविएशन का पहले सिंबल क्या होता है, RC। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c - n/n। c का मतलब टोटल, आपके जो c की कॉलम्स है उसमें कितने पॉजिटिव साइंस है। n का मतलब टोटल डेटा -1। क्लियर है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव तो इधर का साइन भी पॉजिटिव, बाहर का साइन भी पॉजिटिव। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव तो बाहर का साइन नेगेटिव और बाहर का भी साइन नेगेटिव।
क्लियर है, ये चीज़ याद रखना, और बाकी बहुत सिंपल है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सो ये थे 4 मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आई होप सबको ये समझा रहेगा। अब हम जाते हैं मेन 30 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसमें आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप हो जाएगा। कुछ मैंने थियोरी क्वेश्चंस भी लिया और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स आप पहले पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना चाहिए तो, और बाय हार्ट कर लेना, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाना। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो सब लोग, बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो n का वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10। इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वॉज फाउंड टू बी 0.5। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब ये r है, ये हमारा 0.5 है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड that the difference in rank in 2 subject obtained by 1 student was wrongly taken as 3 instead of क्या 7। बराबर है। तो ये जो दिया है ना ये R, ये रॉन्ग वाला है। ये क्या हुआ, आपने ना गलती से एक डेटा को गलत ले लिया जिसके वजह से आपका रैंक भी गलत आएगा, तो ये रॉन्ग वाला है। अब लेना क्या चाहिए था, डिफरेंस इन रैंक का मतलब होता है रॉन्ग डी। आपने रॉन्ग डी ले लिया, आपको लेना कितना चाहिए था, डिफरेंस इन रैंक इन 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन में 1 स्टूडेंट वाज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7। आपको लेना कितना चाहिए था 7, आपने लिया कितना 3। रॉन्ग डी, करेक्ट डी क्या होना चाहिए 7। समझा ना, डिफरेंस इन रैंक इधर लिखा है देखो, तो डिफरेंस इन रैंक का मतलब डी होता है, ये समझा। हाँ सर, अभी आपको पूछा है कि करेक्ट वाला आर क्या है ये फाइंड करो। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना ये रॉन्ग वाला अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड रिपीटेड तभी सोचने का जब आपको डेटा वगैरह देंगे, मार्क्स वगैरह। यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं ना। यहाँ पे मतलब ऐसा टेबल बना के दिया है कि एक्स का मार्क्स है, वाई का मार्क्स, तो आपके लिए नॉन रिपीटेड ही होता है। अजम्पशन रॉन्ग रिपीटेड। आर का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। फिलहाल ये जो हम कर रहे हैं ये रॉन्ग वाला डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम r को कुछ, r की जगह पे क्या लिख देंगे 0.5। ये क्या है आपका 1। आपको समेशन डी स्क्वायर नहीं पता है, ऐसे ही छोड़ दो। n मालूम है क्या, हाँ सर n तो 10 है, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 100, 100 माइनस 1 कितना 99। ये समझा। हाँ, अब ये माइनस साइन को आप इधर भेज दो और 0.5 को इधर भेज दो, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन 99, 10 सा कितना 990, और ये हो जाएगा 1 - 0.5। ये समझा, ये 0.5 इधर होके माइनस हो गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब 1 में से अगर 0.5 गया तो क्या बचता है 0.5, तो ये हो जाएगा 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.5। अब ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो समेशन डी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 0.5 इंटू 990 अपॉन कितना 6, बराबर है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्या आता है मुझे बताओ, तो ये सर आ जाएगा 6 1 जा, आप कैलकुलेटर पे करना, 6 1 जा 6 बराबर, फिर 39 बचेगा, 6 6 जा 36, 30 बचेगा, 6 5 है, तो 165 का 0.5 मतलब ये मुझे आने वाला है 82.5। समझा। बट ये जो आया है ना ये रॉन्ग वाला है, समझो ये चीज़, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में जब कैलकुलेशन लिखा है तो रॉन्ग ही लिखा है ना। ये आर भी गलत है, एन तो नहीं बदलेगा, बट आर गलत है ना, तो आर गलत है तो इसमें जो भी बाकी का डेटा वो भी गलत ही है। तो ये आपको कौन सा वाला मिल गया, रॉन्ग वाला। अब इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे करेक्ट, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल तरीका है। अब हम करेंगे फाइंड करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। रॉन्ग वाला लेंगे, जो रॉन्ग आपने डी लिया था ना, रॉन्ग जो डी लिया था उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 3 था ना डी, उसके स्क्वायर को माइनस, और जो करेक्ट लेना चाहिए उसके स्क्वायर को ऐड। समझा। तो 82.5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 122.5। ये आ गया मुझे करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। ये भी समझा सबको, हाँ सर। अब आप वापस सेम फॉर्मूला यूज़ करो और इसको सब्सटीट्यूट कर दो, अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी क्या करेंगे, आर का वैल्यू विल बी 1 - 6, फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, वो नहीं बदलता है, एन भी नहीं बदलेगा,
आपने थोड़ी कोई सब्जेक्ट को निकाल दिया, आपने सिर्फ डेटा गलत लिया ना। तो 1 करेक्ट वाला क्या है 122.5, नीचे तो सर ये 10 था और ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 99 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो 6 इंटू 122.5 करते हैं डिवाइड बाय 990 था ना नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 0.7424। तो 1 माइनस 0.7424 माइनस करोगे तो आपको आएगा 0.2576। ये आपका नया आर आना चाहिए। चेक करते हैं आंसर है क्या। 0 मतलब राउंड ऑफ भी किया रहेगा तो चलेगा। 0.2576 मतलब राउंड ऑफ करके 0.26 आंसर है। क्या है इसका आंसर 0.26। मैंने जानबूझ के पहले सम थोड़ा सा ट्रिकी लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे। रैंक का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कार्ल पियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दो इतना नहीं आता पेपर में। समझा सर? वापस एक बार बताओ। देखो आपने 0.5 रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट किया था, बट जब ये किया था तो आपसे एक मिस्टेक हुआ था। तो जो ये आर दिया है रॉन्ग वाला है, आपको रॉन्ग, आपने गलती से डेटा क्या लिया, डिफरेंस ऑफ रैंक आपने 3 ले लिया, आपको लेना कितना चाहिए था 7। तो अब आपको पहले नॉर्मल आर का फॉर्मूला यूज़ करके गलत वाला समेशन डी स्क्वायर ढूंढना है। तो आर के जगह पे हमने 0.5 लिखा, ये 1 ऐसे रहेगा, ये हमें पता नहीं, एन आपका 10 है और ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 99 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये 0.5 को इधर भेजा और ये माइनस साइन को इधर भेजा। तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 आया, 990 इधर जाके मल्टीप्लाई अगर 6 से डिवाइड, तो ये सॉल्व करके मुझे 82.5 आया। ये जो आया है गलत वाला है। अब इसको सही करना है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, जो रॉन्ग डी था उसके स्क्वायर को माइनस और जो करेक्ट डी था उसके स्क्वायर को ऐड। तो मुझे 122.5 आ गया। वापस आप सेम फॉर्मूला यूज़ करो, बट इधर अभी करेक्ट वाला डालो। तो ये 122.5 लिखा, ये 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 1 99 है, ये सॉल्व करके 0.7424 आया। इसको 1 से माइनस किया तो आंसर क्या है 0.2576। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, बहुत इजीली समझा। आओ क्वेश्चन 2 पे क्या बोला है, पढ़ो। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, अच्छे से इंग्लिश पढ़ने का, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, इसका मतलब सर समेशन डी स्क्वायर है ना, डिफरेंस ऑफ रैंक का स्क्वायर। अगर ये 50 है, नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, आपको पूछ रहा है आर बताओ, तो क्या करेंगे सर? सर वापस रिपीटेड नॉन रिपीटेड, मैंने क्या बोला वो कब सोचने का, जब आपको मार्क्स वगैरह का डेटा दिया रहेगा। यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नहीं ना, तो सीधा आपको नॉन रिपीटेड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आर का फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन का स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इज़ 1 6 समेशन डी स्क्वायर की जगह पर 50 लिखेंगे। एन कितना है हमारा 8, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 63। ये भी समझा? हाँ सर। नाउ दिस इज़ 1, ये हो गया 300, नीचे आप सब कैलकुलेटर पे करना, और ये हो जाएगा 504। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप 300 अपॉन 504 क्या होता है वो निकाल लो। तो 300 डिवाइड बाय 504, तो ये आ गया 0.5952। तो उसको मैं 0.60 ही बोल देता हूँ। तो 1 माइनस 0.60, तो सॉल्व करके क्या आएगा, आर का वैल्यू 0.40। यही पूछा था, तो आंसर आपके आंख के सामने 0.40 ऑप्शन नंबर भी दिख रहा है ना, तो वो आपका सही आंसर है। सर वापस बताओ क्या किया। समेशन डी स्क्वायर 50 दिया है, पढ़ो अच्छे से। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक, तो डी का स्क्वायर दिया है, एन भी दिया है, आपको आर पूछा है। तो आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। समेशन डी स्क्वायर के जगह 50 लिखा, एन के जगह पे हमने 8 सब्सटीट्यूट किया, और एन का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 तो 63। तो 63 8 जा गया, 504 आया। 300 और 504 को डिवाइड किया तो 0.6 आता है। 1 में से अगर आप 0.6 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 0.40। समझा ये भी? हाँ सर। आओ क्वेश्चन 3 पे, थियोरी क्वेश्चन है, पढ़ते अच्छे से। पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। आर सिग्निफिकेंट कब होता है? तो सिग्निफिकेंट कब होता है? तो सिग्निफिकेंट सर तभी होता है जब आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6p, है ना। सिग्निफिकेंट कब होता है आंसर, जब आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6p। और इनसिग्निफिकेंट पूछा तो आर का वैल्यू लेस देन 6p, तो इनसिग्निफिकेंट में ऑप्शन बी आता, सिग्निफिकेंट में ऑप्शन सी आएगा। समझ गया? हाँ सर। थर्ड वाला। फोर्थ पूछा है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर, मतलब आर एक्स वाई जो है वो आपको आर दिया है। अब आपका क्वेश्चन यू और वी में बदला है, क्या होगा? तो देखो यू क्या दिया है,
x माइनस 5/10। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10u इज इक्वल टू क्या, x माइनस 5। ये समझा? हाँ सर, ये एक इक्वेशन आ गया। अब जाते हैं v वाले के पास। एक मिनट ना, तो पहला इक्वेशन ही आया। अरे क्या प्रॉब्लम है। अब आओ v वाले के पास। v क्या दिया सर? v है y माइनस 7/2। ये 2 को इधर भेजो तो 2v इक्वल टू y माइनस 7। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ये समझा? अब हमको करना क्या था, ध्यान से समझो, हमने पढ़ा है ये चीज़ कैसे करते हैं। हमें देखना है साइन ऑफ x एंड y। साइन ऑफ x एंड y। व्हाट इज x एंड y का साइन? सर x का साइन क्या है प्लस, y का साइन भी क्या है प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस। और मुझे क्या देखना है, साइन ऑफ u एंड v। व्हाट इज u का साइन? सर प्लस, v का साइन प्लस, तो ये भी प्लस प्लस। सेम साइन की अपोजिट साइन, सेम साइन सर। अगर सेम साइन तो आर यू वी का आंसर और आर एक्स वाई का आंसर क्या रहेगा? सेम। तो आंसर इज सेम। यहाँ पे आर है ना आंसर, पहले आंसर आर था, अभी भी आंसर क्या रहेगा? आर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा? सर वापस बताओ, ये आपको मैंने ट्रिक बताया है। आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन को u और x के फॉर्म में लिख देना और v और y के फॉर्म में लिख देना है। अब आप चेक करो x और y के साइंस क्या है? सर सेम, प्लस प्लस। u और v के साइन भी क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस मतलब दोनों साइन सिमिलर है ना, ये दोनों देखने का, ये दोनों सेम, ऐसा नहीं देखने का ये दोनों सेम है क्या, ऐसा नहीं। ये दोनों क्या है? सेम साइन। ये दोनों भी क्या है? सेम साइन। सेम साइन, तो आर का अभी भी आंसर सेम जो पहले था। तो पहले आंसर क्या था? आर। अभी भी आंसर क्या आ जाएगा? आर। क्लियर? हाँ सर, समझा। क्वेश्चन 5 पे आओ। द रैंक ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स गिवन बाय 2 जजेस आर बिलो। तो आपको 5 पार्टिसिपेंट के क्या रैंक्स दिया जजेस ने? रैंक दिया है ऑलरेडी, तो आपको मार्क्स नहीं दिया है, सीधा रैंक दिया है। आपको पूछा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंक्स विल बी। आर पूछा आपको, कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 1 मिनट। मैं पेन थोड़ा चार्ज कर लूँ 1 मिनट के लिए, तब तक थोड़ा फॉर्मूलाज बाय ऐड कर लो। व्हाट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का नोटेशन? कैपिटल आर। व्हाट इज, जब रैंक रिपीट नहीं होता तो आर का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगर रिपीट होगा तो आर का 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला m³ - m अपॉन 12। m का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीट हुआ है। जब 2 जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक करेंगे तो आर का वैल्यू -1। हमेशा डी का टोटल क्या आता है? 0। डी स्क्वायर नहीं, हाँ, डी का टोटल क्या आता है? 0। आर का वैल्यू कहाँ से होता है? -1 से लेकर +1 के बीच में। व्हाट इज कॉन्करेंट डिविएशंस का फॉर्मूला? कॉन्करेंट डिविएशन का फॉर्मूला प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c - n अपॉन n। सी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ cx इंटू cy। उसमें सिर्फ कौन सा साइन लेने का? पॉजिटिव साइंस। n का मतलब क्या? टोटल -1। टोटल जितने नंबर ऑफ डेटा है उसमें से -1। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडेशन ऑफ x इंटू स्टैंडेशन ऑफ y। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। तो यहाँ पे अपने को जो जजेस ने रैंक दिया है ना, उसको मैं एक को बोल देता हूँ RX और एक को क्या बोल देता हूँ? RY। RX क्या है? 1। यहाँ पे ना शायद से कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये डेटा है। तो ये ना जज 1 जज 2 है। हाँ, ये फालतू लोग हैं ना, ये लोग मिस्टेक करते हैं। जज 1 जज 2 है, ये रैंक है 1 2। मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे ये जज 1 का है, ये जज 2 का है, ठीक है ना। इसको सॉल्व ही नहीं करने का। इससे आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये जज ने 1 2 3 4 5 रैंक दिया, तो ये 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 जजेस हैज़ गिवन। सॉल्व भी नहीं करने का इसको, ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी नहीं एग्जाम में ज़रूरत है। हैज़ गिवन रैंक इन कौन सा ऑर्डर? रिवर्स ऑर्डर। और सर आपने बोला था कभी भी 2 जजेस रिवर्स ऑर्डर में रैंक देगा तो उसका आर का वैल्यू इज ऑलवेज -1। तो सम खत्म, सीधा ऑप्शन सी है इसका आंसर है। समझा क्या? क्योंकि 2 जजेस ने रिवर्स ऑर्डर में रैंक दिया ना, कभी भी रिवर्स ऑर्डर में अगर 2 जज रैंक करता है तो उसका हमेशा आंसर -1 ही होता है। ये अपन ने रट्टा मारा है और ये पढ़ा भी, और आपको चाहिए तो आप कर भी सकते हो ट्राई, आपको सेम ही लॉजिक समझेगा। तो आर का आंसर इज -1। क्लियर?
हाँ सर ये भी समझा। आओ 6th क्वेश्चन पे। 3 कॉम्पिटिटर्स इन अ कॉन्टेस्टेंट्स आर रैंक्ड बाय 2 जजेस। तो रैंक आपको दिया है, तो एक को मैं RX बोलता हूँ। क्या दिया जजेस? 1 ने रैंक, फर्स्ट जज ने क्या रैंक दिया है? 1 2 3। सेकेंड जज ने क्या रैंक दिया है? 2 3 1। अब ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, रिवर्स ऑर्डर है भी नहीं, और ऑप्शन से भी समझता है -1 नहीं दिया तो रिवर्स ऑर्डर तो है नहीं। 1 2 3 और 2 3 1 क्या प्रोसेस है अभी? रैंक रिपीट हो रहा है? नहीं सर, अलग अलग है सब। तो डी ढूंढेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है सर? RX माइनस RY। आप सीधा D² भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये -1, 2 में से 3 गया तो -1, ये 2 आ जाएगा। अब डी का स्क्वायर कर लो, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका एडिशन कितना आ गया? इसका एडिशन 6 आ गया, ये भी समझा। अब यूज़ करो फॉर्मूला। व्हाट इज ये सर? नॉन रिपीटेड है ना, रैंक कोई रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर्मूला 1 - 6 समेशन D² अपॉन n इंटू एन का स्क्वायर -1 6 समेशन D² का टोटल 6 है। n कितना है सर? n आप डेटा काउंट कर लो सर, डेटा 3 है यहाँ पे, तो n का वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर -1 मतलब 8 हो जाएगा, है ना। तो 1 - 36 अपॉन 24 आ जाएगा। 36 अपॉन 24 आप कैलकुलेटर पे करना तो 1.5 आएगा। 1 में से 1.5 गया तो -0.5 आएगा। तो आर का आंसर इज -0.5 रहेगा ऑप्शन में, पक्का। ऑप्शन नंबर ए, समझा क्या? हाँ सर, इजी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कॉन्सेप्ट पता है तो सम बहुत इजी होता है। इसके लिए बोलता हूँ आपको बार बार, स्टैटिस्टिक्स लर्न करने का एक ही तरीका है स्ट्रॉन्ग करने का। फर्स्ट बाय हार्ट द पॉइंट सेक्शन और ज़बान पे होना चाहिए। मेरे अभी ज़बान पे है चीज़, तो वो अगर आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट है तो आपको फिर सम्स में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो कितना फटाफट होएगा सम। 7 देखो, if the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of student is 0.6, मतलब आपको R दिया है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कैपिटल R दिया है 0.6, and the sum of the squares of the difference of ranks. What is sum of the squares of the difference of ranks? summation D² दिया है 66। आपको पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, ना n ढूंढना है। ठीक है, क्या मसला है? फिर से सर रिपीटेड की नॉन रिपीटेड पूछने का ही नहीं क्वेश्चन, जब भी मार्क्स दिया तब वो क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला नॉन रिपीटेड का क्या है फॉर्मूला? 1 - 6 समेशन D² अपॉन n इंटू n² -1। आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.6 1 - 6 समेशन D² 66। सर ये वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करने का? ये माइनस साइन को इधर लेके आने का और ये 0.6 को इधर भेज देने का। तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 6 × 66 चाहिए तो आप कर लो। 6 × 66 होता है 396 अपॉन n इंटू n² -1, और ये हो जाएगा 1 - 0.6। 1 में से 0.6 गया तो क्या होता है? सर 1 में से 0.6 गया ना तो 0.4 होता है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग? 0.4 को इसके नीचे लेके आएंगे और ये वाला वैल्यू को इधर भेज देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। 396 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू n इंटू n² माइनस क्या 1। देखते हैं 396 डिवाइड बाय 0.4 क्या होता है। 396 डिवाइड बाय 0.4 कितना आता है? 990 आ रहा है। तो दिस इज 990 इज इक्वल टू n इंटू n² -1। अभी देखो 990 को मैं अभी ये वाला स्टेप आने के बाद ना आप सीधा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में n का वैल्यू दिया है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो बट सीधा ऑप्शन डालो। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो 9 है, 10 है, 11 है, 12। अगर सपोज मैं 10 डालता हूँ बिकॉज लास्ट में 0 है तो 10 से शायद हो जाए। कंसिडर ऑप्शन बी। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 10 है, तो इसमें आप पुट करो तो 10 इंटू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -1, ये होता है 990, है ना। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया तो 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 990 आता है। मतलब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आप 990 को लिखो 99 इंटू 10 और 99 को लिखो 10 का स्क्वायर -1। बट इसमें दिमाग ज़्यादा चाहिए, तो बेटर क्या है, एक इक्वेशन अगर आ गया तो सीधा आप ऑप्शन डालो n का वैल्यू, जो ऑप्शन ये LHS = RHS दे दे वो आंसर आपका सही। सर वापस एक बार बताओ क्या किया? आपको R दिया था 0.6, आपको समेशन D² 66 दिया, आपको n पूछा था। तो R का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन D² अपॉन n इंटू n² -1।
मैंने आर का वैल्यू 0.6 को उधर भेज दिया तो 1 में से 0.6 गया तो 0.4 आया। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 66 है, मल्टीप्लाई करके 396 आ गया। ये हमें पता नहीं है तो ये वैल्यू इसके नीचे आया और ये वैल्यू इधर चले गया। तो 396 डिवाइड बाई 0.4 होता है 990। 990 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तो आप ऑप्शंस डालो, जो ऑप्शन ये सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने देखा कि 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इज 10। क्लियर? हाँ सर। आ जाओ 8th सम पे। 8 देखो, इफ द कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज 25। कोवेरियंस का मतलब COV x, y 25 है। वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y आर 36 एंड 25। तो वेरियंस ऑफ x 36 है और वेरियंस ऑफ y 25 है। अब सबको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरियंस का रूट। जो भी वेरियंस का आंसर है उसको रूट में लिखो, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। वैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या रहेगा? वेरियंस ऑफ y का रूट, तो रूट ऑफ 25। व्हाट इज 25 का रूट? 5। ये सबको समझा? हाँ सर। कभी भी वेरियंस दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का तो उसका रूट कर देने का। अब क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब क्या? R। व्हाट इज R का फॉर्मूला? सर ये कार्ल पियर्सन है, कोवेरियंस दिया तो फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर। नाउ व्हाट इज कोवेरियंस x, y? 25। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x? ध्यान से लिखना 6। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 5। तो ये आ जाएगा आपको 5 डिवाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई मैंने क्या किया, 5 1 और 5 5 कर दिया, 5/6 आएगा। सो 5/6 इज नथिंग बट 0.833। तो अपना आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को डायरेक्टली आ गया। सर वापस बताओ। देखो कोवेरियंस दिया था, वेरियंस ऑफ x 36 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 6। वेरियंस ऑफ y 25 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हो गया 5। अब R का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। कोवेरियंस की जगह पे 25 लिखा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 6 था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 5 था, तो ये हो गया 25 और 5 कैंसिल हो गया 5। 5/6 होता है 0.833। समझ गया? हाँ सर। 9 सम पे आओ। 9 पढ़ो ध्यान से। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब फिर से ये R है। R बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.28, तो R दिया 0.28। कोवेरियंस इज 7.6। तो कोवेरियंस वर्ड आया मतलब समझ जाने का, ये कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन है। 7.6। द वेरियंस ऑफ x इज 9। तो वेरियंस ऑफ x 9 है, तो वेरियंस ऑफ x अगर बच्चा लोग 9 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा सर? रूट ऑफ 9। व्हाट इज रूट ऑफ 9? 3। अभी आपको पूछा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, बताओ क्या तकलीफ है? लास्ट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट सब में जो किया था। R का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला इज कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो R की जगह पे लिखेंगे 0.28, कोवेरियंस x, y के यहाँ पे लिखेंगे 7.6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमें पता नहीं है। ये समझा? तो ये वैल्यू इधर जाएगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी 7.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.28। करते इसको कैलकुलेटर पे। 7.6 डिवाइडेड बाई 3 फिर डिवाइडेड बाई 0.28, तो आएगा अपना आंसर 9.04। क्या आ रहा है? 9.04 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या? हाँ सर। ख़त्म हो गया सम। समझा क्या? इजी था सर क्वेश्चन। वापस एक बार बताओ, देखो ध्यान से क्या बोला इस क्वेश्चन में, आप पढ़ो अच्छे से। पहले इधर लिखा है R का वैल्यू 0.28 है, कोवेरियंस 7.6 है, वेरियंस ऑफ x 9 है। वेरियंस अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3। मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y नहीं पता है। R का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये 0.28 है, कोवेरियंस का आंसर 7.6 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 3 है, y हमें पता नहीं है। तो इसको मैंने इधर भेजा और ये वाले टर्म को इसके नीचे भेजा, तो ये 7.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.28 हो जाएगा। डिवाइड करो, आंसर विल बी 9.048। क्लियर? हाँ सर। 10 सम पे आओ। डिटरमाइन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब स्पीयरमैन्स है ना, तो इन लोगों ने गलती किया है कि सारे ऑप्शन को कैपिटल आर में देना चाहिए, स्मॉल आर में नहीं। तो इधर कैपिटल आर आएगा, सब कुछ दिया है, सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो मतलब मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि देखो सम्स कैसे आते हैं एग्जाम में। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, स्कोरिंग है, आपसे पॉइंट्स अच्छे से बाइट कर लो। तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस व्हाट इज समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू 30, तो ये लिख दिया। n कितना है, n 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, बराबर है। इसको अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, आप कैलकुलेटर पे ही करो, 36 ज़ा 180 हो जाएगा और 99 10 ज़ा 990 हो जाएगा, बराबर है। तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, ये 9 के डेल में जाता है बट आप डायरेक्टली करो, क्या प्रॉब्लम है। 180 डिवाइड बाय 990, तो ये आ गया 0.1818, तो 0.180 लिखते बिकॉज ऑप्शन भी 2 डेसिमल में दिया है, तो ये आ जाएगा 0.82। समझा क्या? हाँ सर इजी था, इजी है, समझ गया ये क्वेश्चन भी? हाँ सर क्लियर है। और नेक्स्ट सम पे 11th, आर का वैल्यू 0.6 दिया है, मुझे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की नॉन डिटर्मिनेशन। ध्यान से पढ़ो बच्चा लोग, सर हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। डिटर्मिनेशन पूछा तो आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा तो 1 माइनस आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा तो आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा तो 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36, इसको 1 से माइनस करेंगे तो अपने को आएगा 0.64। क्या आंसर आएगा इसका? 0.64। समझा क्या? हाँ सर क्लियर है। आओ नेक्स्ट 12th पे, इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट देर आर 10 कॉम्पिटिटर्स, तो n का वैल्यू कितना है? 10। रैंक ऑफ this candidates are assigned by 2 judges A and B. The sum of squares of difference of ranks is 44. The sum of rank of difference of rank 44 है, मतलब ये समेशन d स्क्वायर है 44। आपको पूछा है वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन क्या है। रैंक कोरिलेशन का आंसर क्या है? ये तो फिर से वही टाइप का था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी टाइप का आता है एग्जाम में। तो r का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन क्या? n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू 44 अपॉन n के जगह पे क्या डालेंगे सर? 10, तो ये हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 माइनस के तो 99। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 99, तो कितना आएगा? 0.266 आ रहा है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 0.27 बना देता हूँ, तो दिस विल बिकम 0.73। ये है आपका आर का वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन है। समझा क्या कैसे करने का? हाँ सर बहुत इजी था, बहुत किया भी ऐसा समझो। 13 समझाओ। आर दिया है 0.6, क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है। सर डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन मतलब बच्चा लोग सीधा आर स्क्वायर, सीधा क्या आता है डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला? आर स्क्वायर। तो आर 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर क्या होता है? 0.36 आएगा, तो क्या आएगा आर का वैल्यू? 0.36। समझा? आपका आर अगर 0.6 है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उसका स्क्वायर, तो आपको आंसर आएगा 0.36 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.36। सबको ये समझा? हाँ सर। नेक्स्ट 14 पे आओ। When each individual gets the exactly opposite rank, तो exactly opposite rank मतलब रिवर्स ऑर्डर में रैंक है। कभी भी रिवर्स ऑर्डर में अगर रैंक है तो r का वैल्यू क्या आता है बच्चा लोग? सर r का वैल्यू हमको पता है, सीधा -1 आएगा। समझा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ये भी? हाँ सर। 15 पे आओ। देखो ये अभी नया टाइप का, ध्यान से समझो। आपको बोला है नंबर ऑफ आइटम्स दिया है, अरिथमेटिक मीन दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ x। तो आपका इसका मतलब समझना है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है कितना? 136। सर वापस बताइए क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन ना, मतलब ये जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे आपको दिया है समेशन
y माइनस वाई बार का स्क्वायर 138, ये दोनों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन है। तो डिविएशन मतलब x माइनस एक्स बार वाई माइनस इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर लिख देने का। ये दिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y का मतलब होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये दिया 122, समझा ना। डिविएशन का प्रोडक्ट, तो ये डिविएशन हो गया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उसका समेशन मतलब सम। n कितना है 50, ये समझा। अब इसी चीज़ को है ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये जो है इसको हम बोलते हैं समेशन डी एक्स स्क्वायर, कितना 136। ये जो है इसे हम बोलते हैं समेशन डी वाई स्क्वायर, कितना 138। इसको हम क्या बोलते हैं समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, कितना 122, और n कितना है हमारा 50। ये सब समझा। आप इससे भी कर सकते हो, मतलब ये सम को सॉल्व, मैं ये बोलने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये समझा सबको? हाँ सर। अभी आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो समझो, ध्यान से समझो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। यहाँ पे हम लोग वो जो मैंने स्पेशल एक फॉर्मूला बताया था उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हो, उसको भी यूज़। क्या था फॉर्मूला स्पेशल वाला? सर स्पेशल फॉर्मूला था आर का n इंटू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, ये फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वायर। ये सबको समझा? हाँ सर, ये फॉर्मूला होता है। n कितना है बच्चा लोग? सर n 15 है। समेशन डी एक्स इंटू डी वाई क्या है? सर समेशन डी एक्स इंटू डी वाई 122 है, माइनस समेशन डी एक्स क्या है? सर समेशन डी एक्स है, समेशन डी एक्स तो दिया ही नहीं है, मतलब मीन लेना पड़ेगा। तो मीन है आपका 25 और ये कितना है 18, ये लेना पड़ेगा। तो 25 इंटू क्या 18। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज यहाँ पे ना अपने को ये दिया ही नहीं है कि x माइनस एक्स बार क्या है। तो x माइनस एक्स बार दिया नहीं तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ये टर्म में। आई डोंट थिंक सो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ट्राई करके हो गया तो ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है देखते हैं। चलो n कितना है 15, समेशन डी एक्स स्क्वायर क्या है 136 माइनस समेशन डी एक्स तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये मीन आप बोल सकते हो ऐसा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना है 15, समेशन डी वाई स्क्वायर क्या है, समेशन डी वाई स्क्वायर इज 138 माइनस डी वाई कितना है आपका, डी वाई है 18, मतलब 18 का स्क्वायर करेंगे। ये मतलब मीन ले लिया मैंने, देखता हूँ ट्राई करके हुआ तो ठीक है। अब करो 15 इंटू 122, तो 122 इंटू 15, तो ये हो गया अपना 122 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 1830 माइनस 25 इंटू 18, तो 25 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 450। ये समझा? अब इसको ना वन स्ट्रोक पे करने का, पहले 136 इंटू 15 आप कर लो, तो ये आ गया, और 25 का स्क्वायर है ना 625 होता है, तो ये मिल गया मुझे, और इसका रूट करना है, तो रूट आ गया 37.61। ये समझा? डायरेक्टली मैंने किया। वैसे सेकेंड, पहले हम कर देंगे 15 इंटू 138 माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324, तो डायरेक्ट माइनस करके 1746 आया, अब रूट, तो 41.78 आ रहा है। समझा ये चीज़? हाँ सर। अब 1830 में से 450 आप माइनस करो, 1830 में से 450 माइनस 1830 माइनस 450, ये माइनस हो गया, 1380 आया। 1380 डिवाइड बाय कितना था नीचे था 37.61 डिवाइड बाय शायद से आएगा 41.78, ठीक है। तो 0.87 कुछ तो आ रहा है ऑप्शन में, आई थिंक 0.89 है ना क्लोजेस्ट ऑप्शन,
तो 0.89 इसका फाइनल आंसर। समझा क्या? हाँ सर क्लियर है। तो इसका आंसर 0.89 है प्लस में। कैसे किया देखो ध्यान से, बहुत ईजी तरीका है। ये जो है स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये दोनों हमें दिया है। फिर प्रोडक्ट बोला, मतलब इसी चीज़ का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो 122 दिया है और नंबर ऑफ डेटा कितना है 15 है। तो समेशन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप पढ़ोगे डी एक्स स्क्वायर, डिविएशन है ना, इसको आप पढ़ोगे डी वाई स्क्वायर, इसको आप पढ़ोगे डी एक्स इंटू डी वाई, और ये मीन्स को ही आप बोल दो समेशन डी एक्स और ये समेशन डी वाई। ठीक है, हाँ सर ये समझा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो ये फॉर्मूला था, इसमें मैंने n के जगह पे 15 डाला, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई 122 हो गया। वैसे ये 25 इंटू 18 मीन्स है, ये मीन्स है। वैसे ही इसको सॉल्व करके 0.89 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको है ना दूसरा एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला कौन सा, खाली मैं बता देता हूँ। आप है ना पहले पहले आप ये निकाल लेना, क्या बोलते हैं अपना कोवेरियंस। कोवेरियंस के लिए आप यूज़ करना फॉर्मूला समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। आप इसको यूज़ करोगे तो भी चलेगा। फिर आप स्टैंडर्डेशन ऑफ x निकालना ना, ये फॉर्मूला से रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। फिर स्टैंडर्डेशन ऑफ y ढूंढ लेना, रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n करके। और लास्ट में फिर r का फॉर्मूला यूज़ करना है, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। बट ये ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने ना इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनाया। तो ये चीज़ x बार होता है और ये y बार होता है, बस ये समझो। तो इसका आंसर 0.88 आ रहा था और हमको 0.89, थोड़ा डिविएशन चलता है तो ऑप्शन के हिसाब से 0.89 आएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर समझा। 16 पे पूछा है द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। इसके बीच में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितने का है, आपको ये पूछा है। देखो कैसे इसको दिखाना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो है अभी ये देखो, ये -3 है, फिर -3/2 है, फिर 0 है, फिर 3/2 और फिर 3 है। यहाँ पे 9 है, 9/4 है, फिर 0 है, 9/4 और 9। मतलब ये सब इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ पे जो ऑल वैल्यूज़ आर एट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे हर एक वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब क्या, -3 से -3/2 गया तो डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे आप अगर डिफरेंस लेने का ट्राई करोगे तो मतलब देखो ना, -3 से -3/2, फिर 0, फिर मतलब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव और बीच वाला 0। अब देखो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और बीच वाला 0। मतलब ये सब इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है। तो इसका ना आप बिना सॉल्व के भी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी आपको आंसर आ जाएगा, बट बिना सॉल्व किए भी आप इसका आंसर बता सकते हो। बोलो कितना आएगा बिना सॉल्व किए, अगर आप दिमाग चला के मेरे को बता सकते हो कि कितना हो सकता है तो भी चलेगा। चलो ट्राई करो, थोड़ा सा 2 मिनट देता हूँ, सोचो कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिना किए भी। अगर मुझे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पूछा है और मेरा डेटा एक पैटर्न नज़र आ रहा है मेरे डेटा में, तो मैं क्या कर सकता हूँ बिना सॉल्व के भी कैसे आंसर बता सकता हूँ अगर पैटर्न पता है तो। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे बिना सॉल्व के भी। बोलो। सो आई होप सबको आंसर अपना आ चुका रहेगा। इसका आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, बिकॉज आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इक्वल डिस्टेंस मत बोलो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी डेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेशन क्या आता है, 0। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। सॉल्व करना है तो आप x² निकालो, y² निकालो, xy निकालो, फिर आप जो मैंने लास्ट स्टेप में इधर बताया ना, ये सब आप निकालो, आंसर आ जाएगा। बट इतना सब टाइम पास नहीं करने का। बीच में 0 दिख रहा है, ये 9/4 है तो ये भी 9/4 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये -3 है तो ये +3 है, ये -3/2 है तो +3/2। मतलब ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डेटा का। तो जब भी डेटा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो आर का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कितना है, 0 है। ख़त्म सब। समझा क्या? सॉल्व करना है तो कर सकते हो, बट मेथड बहुत लेंदी है। तो इजी करने के लिए ये आप याद रखो कि कभी भी डेटा इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आता है, 0 आता है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। और 17 पे 17 में मुझे x और y का डेटा दिया है और मुझे बोला रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए। और यहाँ पे मैं ध्यान से अगर देखूँ तो मुझे ना इन लोग ने फार्मूला वगैरह बताया है।
तो यहाँ पे ना मैं सॉल्व ही क्यों करूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला देख लेता हूँ ना कौन सा है, बट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीज़ भी दी है। तो x है, y है, क्या क्या है मेरे पास, मेरे को डी स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना है यहाँ पे फॉर्मूला में। देखो डी स्क्वायर वगैरह का तो कैलकुलेशन का ज़रूरत भी नहीं है, सीधा अपने को खाली ना ये ढूंढना है। करके देखते हैं चलो, मतलब क्या पूछा ना, आप ध्यान से समझना कैसे इसको करेंगे अपन। और 18 ना, मुझे बताओ RX सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15। पहले ही रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, 15 का सर रैंक लेंगे 1 + 2/2, तो दिस विल बिकम 1.5। तो दोनों 15 पे लिख देंगे 1.5 1.5, समझा। 15 के बाद छोटा नंबर क्या है, 13, इसको 3rd रैंक दे देंगे, 12 को 4th रैंक दे देंगे, 10th को 5th रैंक दे देंगे और 8 को 6th रैंक देंगे। RX मिल गया। अभी RY निकालते हैं। RY क्या होएगा, RY में मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर 18, वापस ये दोनों 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 18 2 बार रिपीट हो रहा है, वापस सेम टेक्निक, ये x का था, ये y का है, तो वापस 1 + 2/2 1.5 ही आएगा। तो यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.5। 18 क्या छोटा नंबर 16, अब ये भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 16 का कौन सा रैंक आएगा सर, नेक्स्ट रैंक 3rd और 4th आना चाहिए, तो 3 + 4/2, तो ये हो गया 3.5। तो यहाँ पे 3.5, 16 के यहाँ पे भी 3.5, 4 रैंक खत्म हो गया। इसको 5th रैंक देंगे, इसको 6th रैंक देंगे, ये समझा। हाँ सर, अब देखो अपने को ना DV यहाँ पे निकालना ही नहीं है। R का फॉर्मूला क्या होता है सर, R का फॉर्मूला होता है, अगर रिपीटेड है तो 1 - 6 समेशन d² प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन n × n² - 1। अब करेक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है सर, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है m × m³ - 1, सॉरी m × m³ - 1/12, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर, बट ये कितने बार लिखेंगे, जितने बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे 3 रैंक्स रिपीट हुआ है, तो ये फॉर्मूला 3 बार आने वाला है, ये समझा। तो देखो ये लोगों ने पूछा कैसे, आपको खाली वो समझना है, वो समझ गया तो आपका ये सब बहुत ईजी, इसको सॉल्व नहीं करना है कुछ भी। ये हो गया, अपॉन क्या इसके नीचे n × n² - 1/12। अब इसी में देखो मैं क्या जुगाड़ कर सकता हूँ, 1 - 6 समेशन d² को आप ऐसे रखो, ये फॉर्मूला 3 बार आ रहा है ना यहाँ पे, तो 3 बार लिखने के बजाय आप ऑप्शंस देखो। अभी लोग ने कैसा लिखा है यहाँ पे, ये लोग ने इधर m1 m2 ऐसा डाल दिया, mi करके डाला है, i करके डाला है, मतलब यहाँ पे ये i है, ये i डाल दिया है। तो मैं ना इसको i के फॉर्म में देखो कैसे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ m का वैल्यू, m दिया ना यहाँ पे, समेशन ऑफ i = यहाँ पे m का वैल्यू 3 हो सकता है, 1 से लेके 3 हो सकता है, यहाँ पे mi × mi³ माइनस कितना 1 अपॉन क्या 12। ये समझा है कैसे बनाया मैंने। हाँ सर ये समझा। आप बोल रहे हो कि ये फॉर्मूला आपको 3 बार लिखना है ना, पहले फर्स्ट वाला रैंक के लिए, फिर सेकंड वाला रैंक के लिए, फिर थर्ड, 3 बार जो रिपीट हुआ है। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया, इसी चीज़ को हमने ना एक लिमिट्स के ऐसा बता दिया कि समेशन यहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर 3 कुछ भी हो सकता है, और जिधर इसके नीचे i लिख दिया, ये समझा। अपॉन क्या n × n² - 1 ये था। और एक चीज़ मैं बता दूंगा कि m का वैल्यू हर जगह पे 2 है, क्योंकि हर एक रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये सब 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो अभी फॉर्मूला आप थोड़ा ढूंढो कौन सा इसके ऐसा दिख रहा है। तो 1 - 6 समेशन d², तो ये लोग ने ना इसको भी स्प्लिट किया, मेरे हिसाब से ना ये 6 इधर है, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया, 6 यहाँ पे। 1 - 6 समेशन d² प्लस ये देखो ये वाला जो चीज़ लिखा है ना, ये गलत, 1 to 3 आएगा, 1 to 3 आएगा, मतलब लास्ट वाला आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला फ्रेमिंग ना सब गलत ही है, ये लोग का तो सब फॉर्मूला फ्रेमिंग गलत है यहाँ पे। ये जो R का फॉर्मूला है ना, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ना 1 to 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 रैंक्स रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, कोई भी 3 पर्टिकुलर रैंक रिपीट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला 3 बार लिखेंगे हम, समझा क्या। तो 3 बार लिखेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सही है। बट लिखने का तरीका ये भी लोग ने गलत लिखा है। ये 12 है ना, ये 12 कहाँ पे आएगा, हाँ इसके नीचे, ये सही है, ये वाला फॉर्मूला ही सही है, समझा। कि ये लोग ने आपसे पूछा कि फॉर्मूला क्या है, तो देखो ये फॉर्मूला परफेक्ट है। 1 - 6 समेशन d² प्लस CF के जगह पे क्या लिखा, CF 3 बार आने वाला, तो 1 to 3 mi लिख दिया, mi का क्यूब आएगा ना, 2m × m क्या होता है फॉर्मूला यार, फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था ना, फॉर्मूला होता है m ×
यहाँ पे देखो किधर गया, एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 होता है। ओके सॉरी एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 होता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो अपना डेटा है थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 को, सॉरी ये मैंने देखा नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। वैसे इसको भी लिख सकता हूँ एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। वैसे इसको भी लिख सकते हो एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा एम आई स्क्वायर माइनस 1। तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ये सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समझा ना सबको? चल वापस एक बार बताओ। एक्स और वाई का डेटा दिया था, हमने रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई निकाल लिया। रैंक ऑफ एक्स में 15 दो बार रिपीट हो रहा है और ये पहला ही नंबर है, तो 1 + 2/2 किया तो दोनों का रैंक 1.5 है। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखो कौन सा रैंक रिपीट हो रहा है। तो 15 एक रिपीट होगा 2 बार, 16 एक रिपीट होगा 2 बार, 18 रिपीट होगा 2 बार। तो मतलब यहाँ पे m जो करेक्शन फैक्टर ना वो 3 बार यूज़ होगा। तो आप लिमिट्स चेक करो कहाँ पे i = 1 to 3 लिखा है, तो लास्ट ऑप्शन में लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन d² + CF, और CF का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एम स्क्वायर, मतलब m क्यूब माइनस m होता है, जिसको इन लोग ऐसा लिखते हैं m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 और नीचे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला ऑप्शन सब कुछ दे रहा है, तो सही आंसर डी है। समझा सबको? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। 18, क्या है रिलेशन पॉसिबल है, करके देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, या फिर इसको आप वैल्यू निकालो। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1.66 आएगा, तो ये आएगा -0.66। r² अगर -0.66 है तो r आ जाएगा -0.66। क्या रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, रूट में हमेशा पॉजिटिव ही आता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना। रिलेशन r² इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रू है। ये लोग बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रू ही है ना, सही है ना। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो उसका सिंप्लीफिकेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। समझा सबको ये भी? हाँ सर, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं 19। इसका पूछा आपको प्रोबेबल एरर बताने के लिए। अभी प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो ये हो गया। और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, 1 - r² अपॉन √10, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 0.6745 1 - r² करते हैं, r² दिया 2/√10, तो ये हो जाएगा 2/√10 का स्क्वायर अपॉन √10 मतलब 36 का रूट हो जाएगा। सब कुछ लिख के करते हैं, आपको समझेगा फिर अच्छे से। अब देखो क्या होगा, ये हो गया 0.6745, ये 1 माइनस कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √10 10 होता है, तो ये 4/10 हो गया। √36 36 होता है, ये समझा। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.6745 इंटू 1 - 4/10, तो इसका एलसीएम ले लो, 10 1 = 10, 10 में से 4 गया तो 6/10, तो 6/10 इंटू 6, 6 भी कैंसिल, एक आप 0 इसका कम कर दो, तो आंसर विल बी 0.6745 अपॉन 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.6745 अपॉन कितना, 10, है ना। √10 था, तो √10 का स्क्वायर 10 होता है, तो 2/2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एलसीएम लिया तो 6/10 आया। नीचे भी 6 है, तो 6 कैंसिल हो गया। 0.6745 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको आंसर आएगा 0.0675। सो सही आंसर है इसका नन ऑफ दिस। कोई भी ऑप्शन बराबर नहीं है, आंसर विल बी नन ऑफ दिस। समझा क्या? यहाँ पे आप 2/3 भी लिख के कर सकते हो, तो 2/3 इंटू 1/10 भी करोगे तो 2/30 नन ऑफ दिस ही आएगा। तो आंसर विल बी इसका नन ऑफ दिस। वापस बताओ सर, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर इंटू 0.6745, ठीक है। तो 0.6745 को हमने ऐसे रखा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 - r² अपॉन √r, तो r का स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 4/10, 1 में से 4/10 गया तो 6/10 आता है। नीचे √36 हो जाएगा, वो 6 ही होता है, तो 6 कैंसिल हो गया। तो 0.6745 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0645। समझा? 19। हाँ सर। 20 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने क्या बोला था, क्वांटिटेटिव बोला। अगर क्वांटिटेटिव बोला तो स्कैटर डायग्राम, क्वांटिटेटिव बोला तो स्कैटर डायग्राम,
और क्वालिटेटिव बोला तो स्पीयरमैन, क्वालिटेटिव बोला तो कौन सा आता है, स्पीयरमैन। तो फिलहाल क्या पूछा आपको, क्वालिटेटिव ना, तो आंसर विल बी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। समझा क्या, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए स्कैटर डायग्राम, क्वालिटेटिव डेटा के लिए स्पीयरमैन। क्लियर। 21 यहाँ पे लिखा है 3x + 4y = 6 है। दूसरा इक्वेशन दिया 3u + 9v = कितना, 7। आर एक्स वाई का आंसर 0.5 दिया, इसका कोरिलेशन दिया ना 0.5। क्या करने का, साइन वाला कॉन्सेप्ट। एक्स और वाई का आप साइन देखो, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव। u और v का भी साइन देखो, दोनों का साइन पॉजिटिव। सेम साइन के डिफरेंट साइन, सेम साइन। अगर साइन सेम है तो आर यू वी का आंसर और आर एक्स वाई का आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 0.5 ही रहेगा। समझा कि नहीं। हाँ सर बहुत इजी है, तो समझा ना। आपको x और y का साइन देख लेना, दोनों पॉजिटिव है। u और v का साइन देख लेना, दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव है कभी भी, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो सेम आएगा मतलब यहाँ पे आंसर विल भी कितना, 0.5 इटसेल्फ। क्लियर हुआ ये बात। हाँ सर ये भी समझा। आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट टर्म पे मतलब 22। The sum of product of deviation of x and y, sum of products of deviation of x and y का मतलब होता है समेशन x - x बार इंटू y - y बार। ये ज़ीरो है, तो अगर ये ज़ीरो है तो आपको r पूछ रहा है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन y। और कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, कोवेरियंस का फॉर्मूला था समेशन x - x बार इंटू y - y बार अपॉन n। तो ये ज़ीरो आएगा ना। अगर ये ज़ीरो तो r का वैल्यू भी क्या, ज़ीरो ना। देखो समेशन x - x बार इंटू y - y बार मुझे बोल रहा है क्वेश्चन के ज़ीरो है। अगर समेशन x - x बार इंटू y - y बार ज़ीरो है, ये अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइड बाय कुछ भी करो ज़ीरो ही आएगा ना। और अगर ये ज़ीरो है तो पक्का ये वैल्यू भी ज़ीरो होगा, बिकॉज कोवेरियंस ज़ीरो है। तो r का आंसर यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। समझा सर, वापस बताओ। देखो आपको बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y 0। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y 0 है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपका समेशन x - x बार इंटू y - y बार क्या है, 0। ठीक है, ये समझ गया। तो समेशन x - x बार इंटू y - y बार जब 0 था तो हमने अभी क्या चेक किया कि अगर ये 0 है तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x - x बार इंटू y - y बार अपॉन n। तो ये भी 0 आएगा। और ये 0 है तो r का फॉर्मूला में अगर आप इसके जगह पे 0 डालोगे तो 0 अपॉन एनीथिंग भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझा क्या। हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट 23rd देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.5, मतलब r का वैल्यू 0.5 है। कोवेरियंस इज 16, कोवेरियंस मतलब COV x, y, ये 16 है। आपको पूछा है स्टैंडर्डेशन ऑफ y बताने के लिए। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्डेशन ऑफ x देना चाहिए, उसके बिना सम सॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ना स्टैंडर्डेशन ऑफ x मिसिंग है। कितना है यहाँ पे, स्टैंडर्डेशन ऑफ x देना चाहिए, लोग ने ना मिसिंग रखा है बट वो गलत है। स्टैंडर्डेशन ऑफ x देंगे तब भी ये सॉल्व होगा। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x का फ़िलहाल वैल्यू अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तब इसका आंसर आएगा। चलो एक बार फॉर्मूला डालते हैं। r का फॉर्मूला क्या होता है सर, r का फॉर्मूला इस कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। ये 0.5 है। कोवेरियंस का आंसर 16 है, डिवाइडेड बाय अपने को y ढूंढने बोला, तो x का वैल्यू पता रहना चाहिए। सपोज स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपन मानते हैं कि कितना मानते हैं इसको, सपोज मैंने 4 माना तो कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 16 किया तो 1/32 आएगा। 1/32 तो ऊपर अपने को कितना लेना पड़ेगा, नहीं 2 लेना पड़ेगा। स्टैंडर्डेशन ऑफ x 2 लो, सपोज स्टैंडर्डेशन ऑफ x क्या रहेगा यार, 2 भी लेते हैं तो भी गलत आता है। 2 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 इधर आके ये 8 डिवाइड बाय 0.5 हो जाएगा ना, तो 0.5 मतलब 5.10। चलो 4 लेते हैं, अभी क्या करेंगे, अगर गलत आता है तो गलत। तो 4 इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ y का आंसर कैसे निकालेंगे, ये 16/4 4 हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये आता है स्टैंडर्डेशन ऑफ y का आंसर 8 आएगा। क्या आएगा, 8। समझा क्या किया, बेसिक जो पहले क्वेश्चन किया था वही है। r दिया आपको
कोवेरियंस भी दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई आपको ढूंढने बोला है, तो एक्स देना चाहिए ना। तो सपोज यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, दिया रहना चाहिए बट दिया नहीं है, तो हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, आर की जगह पे 0.5, कोवेरियंस की जगह पे 16, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स की जगह पे 4, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई फॉर्मूला में डाल के कितना निकाला, 8 निकाल दिया। ठीक है। 24 देखो, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, दो वेरिएबल्स के में कोवेरियंस, कोवेरियंस का आंसर सर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -∞ टू +∞, मतलब इसका आंसर 0 भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी, कोवेरियंस पूछा अच्छे से पढ़ने का, तो कोवेरियंस का आंसर 0 भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, तो ऑप्शन इज डी। समझा? हाँ सर। 25 में बोला है एक्स और वाई का डेटा दिया, आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर निकालना है। तो एक्स दिया है ना, वाई दिया है, हम ढूंढ लेंगे x², y² और xy। क्या दिया है, 1 2 3 4 5, इसको आप ऐड कर दोगे तो ये 15 आ जाएगा। y मतलब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो एग्जाम में, इसमें टाइम लगता है बट कुछ नहीं, सॉल्व कर लेने का। 8 11 15 20 आ गया। x² करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, y² करोगे तो 25 16 9 4 36। अब इसका टोटल निकाल लो, तो टोटल अगर आप करोगे तो ये 55 आएगा, ये हमें 55 आएगा। और वैसे मैं y का टोटल करूँ तो मुझे आएगा 49 55 65 70 90 आएगा। और xy मतलब ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया 30। तो 38 47 55 60 ये सब वैल्यूज़ निकाला हमने। अगर आपको इस मेथड से करना है तो अब x बार का फॉर्मूला होता है समेशन x/n, तो ये हो जाएगा 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। वैसे y बार का फॉर्मूला होता है समेशन y/n, तो ये हो जाएगा 20/5 दैट इज इक्वल टू 4। ये भी समझा? हाँ सर। अब आप r का फॉर्मूला यूज़ करो। r का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। हम सब एक ही सब में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोवेरियंस का फॉर्मूला समेशन xy/n माइनस x बार इंटू वाई बार, क्योंकि हमने डेटा को स्मॉल माना है ना, हमने डेविएशन नहीं यूज़ किया। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ x का फॉर्मूला, रूट ऑफ समेशन x²/n माइनस x बार दी होल स्क्वायर। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ y का फॉर्मूला, रूट ऑफ समेशन y²/n माइनस y बार दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं। समेशन xy कितना है सर 60 अपॉन n कितना है 5, x बार क्या मिला सर, x बार है 3, y बार है 4, तो ये 3 × 4 हो जाएगा। ये समझा? हाँ सर। समेशन x² क्या है सर, समेशन x² है 55, तो ये हो जाएगा 55/5 माइनस 3 का स्क्वायर, x बार 3 आया था। वैसे समेशन y² कितना है सर, y² है 90, तो ये हो गया 90/5 माइनस 4 का स्क्वायर। ये भी समझा? हाँ सर। 60/5 करोगे तो 12 आता है, ये भी 12 है। हमने यहाँ पे गधा मजूरी किया। देखो इसके लिए मैं बोलता हूँ पहले हमेशा है ना डेटा एक बार सॉल्व करके देख लेने का। तो ये √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, तो ये ऊपर वाला 0 है। अगर ऊपर वाला 0 है तो पक्का r का वैल्यू क्या है 0 ही है, ख़त्म हो गया। हम इसको सॉल्व करना ही नहीं था इतना, समझा क्या? मैंने जानबूझ के करा है आपको ये समझने के लिए कि पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप निकालोगे कोवेरियंस का आंसर अलग से, तो कोवेरियंस का आंसर ही आपको 0 आता है ना, ये वाला पार्ट 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग भी कितना 0। और कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में एक आंसर 0 दिया है, ऑप्शन में एक आंसर 0 दिया है, मतलब कोवेरियंस 0 आया रहेगा तब भी आंसर 0, बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो आपको क्या करना चाहिए, कोवेरियंस पहले ढूंढ लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले पूरा कॉलम्स बनाया x y x² y² xy। आप सिर्फ x y xy भी बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। x का x बार ढूंढना पड़ेगा, इसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 आ गया, इसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 आ गया। अपना कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन xy/n माइनस x बार इंटू वाई बार। तो ये 60 है, n 5 है, 60/5 12 होता है, x बार इंटू वाई बार 3 × 4 करोगे वो भी 12 आएगा। 12 - 12 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग भी क्या होता है 0, तो आंसर सीधा 0 है। नीचे वाला पार्ट सॉल्व ही नहीं करने का, और कर लिया पूरा मेरी तरह सॉल्व तो 0/√2 इंटू √2 होता है, तो भी आंसर 0 ही आएगा। चलेगा? समझा ये? हाँ सर। 26 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्परियस रिलेशन। स्परियस रिलेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए। कौन सा रिलेशन नहीं होना चाहिए? अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशन नहीं है, कौन सा रिलेशन? कैजुअल रिलेशन नहीं है,
तो उसको अपन बोलते हैं स्परियस रिलेशन। कौन सा रिलेशन नहीं होना चाहिए? कैजुअल रिलेशनशिप। तो ऑप्शन ए है ना कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप। तो अगर कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं है तो उसको बोलते हैं स्परियस रिलेशन। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये एक नया था तो इसके लिए मैंने डाल दिया। नेक्स्ट 27, इफ कॉन्करेंट कोएफिशिएंट इज 1/√3, मतलब ये आर सी है। क्या है आर सी? आपका आर सी है 1/√3, ठीक है। सम ऑफ डिविएशन इज 6 फॉर n पेयर्स ऑफ डेटा। सम ऑफ डिविएशन का मतलब क्या होता है? सी। वो जो सी निकालते हैं ना वो 6 है। आपको भी ढूंढना है n पेयर्स ऑफ, कितने पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। स्मॉल n पूछा है कि कैपिटल N? स्मॉल n। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। आर सी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर आर सी का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c माइनस n अपॉन क्या? n। ठीक है, तो आर सी का वैल्यू इज 1/√3। ये समझा? प्लस और माइनस, अब क्योंकि आर सी पॉजिटिव है मतलब ये भी पक्का पॉजिटिव ही रहेगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। समझा गया? बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। ये पॉजिटिव है मतलब, और अंदर का वैल्यू तो पॉजिटिव होता ही है। 2 इंटू सी मतलब 2 6 क्या हो जाएगा? 12 माइनस n अपॉन n। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे सर? रूट को हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ से रूट गायब हो जाएगा 12 माइनस n अपॉन n। ये समझा? हाँ सर। अब क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n, 3 12 36 और ये हो जाएगा 3n। माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। 4n 36 से तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। तो अपने को n मिल गया 9। ठीक है ना, ये n मिला। अब इस क्वेश्चन में ही पूछा गया, ये क्वेश्चन में ही पूछा n ही है शायद से। तो अगर n पूछा है तो n का आंसर 9 है। कैपिटल n अगर पूछा रहता ना, अब यहाँ पे कैपिटल n अगर बोलेंगे तो कैपिटल n का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्मॉल n निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल n -1। तो अगर मुझे कैपिटल n चाहिए तो उसका फॉर्मूला हो जाता था n + 1, तो मेरा आंसर 10 आता। समझा क्या? ध्यान से समझो, इधर देखने का। अगर आपको n पेयर्स ऑफ डेटा बोला है तो n पेयर्स ऑफ डेटा मतलब, हाँ सॉरी, ये जो n पे, तो हाँ यहाँ पे आपको n पेयर्स ऑफ डेटा मतलब है ना कैपिटल N ही पूछा है। डेटा मतलब क्या? जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तब आपने ये निकाला रहेगा ना। तो ये जो दिया पूछा है ना, ये कैपिटल N ही पूछा आपको, n पेयर्स ऑफ डेटा। तो कैपिटल N आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है आर सी का 1/RC का प्लस और माइनस 2c माइनस n अपॉन n। तो 2 इंटू सी का वैल्यू 6 है, तो 2 6 12 हो गया। n, अब ये वैल्यू देखो पॉजिटिव दिया है, तो ये पॉजिटिव दिया तो सीधी सी बात है बाहर का साइन भी प्लस होगा, और रूट के अंदर प्लस होगा तभी सॉल्व होगा। रूट के अंदर तो प्लस ही आता है, कोई भी केस ले लो। तो ये 12 2 6 12 हो गया। n नहीं पता था, यहाँ पे 1/√3 था। अब रूट को उड़ाने के लिए स्क्वायरिंग किया तो 1/3 आ गया। ये हो गया 12 माइनस n अपॉन n, उसका भी रूट गायब हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n हो जाएगा ये 36 माइनस 3n हो जाएगा। माइनस 3 तरह के प्लस, तो 4n इक्वल टू 36, तो n का वैल्यू 9। अब ये जो n आया है ये कैसे आता है? ये कैपिटल N -1 करके। तो पेयर ऑफ डेटा पूछा है ना, पेयर ऑफ डेटा का मतलब आपको कैपिटल N ढूंढना है, मतलब टोटल कितना डेटा था क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करने का? जो भी आंसर है उसमें 1 ऐड कर देने का। तो कैपिटल N, ये पेयर्स ऑफ डेटा कितना है अपने को? 10। समझा क्या? कंफ्यूज मत हो ना, पेयर्स ऑफ डेटा का आंसर इज 10। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, समझा। 28 पे आओ। स्कैटर डायग्राम किसके लिए यूज होता है सर? मैं आपने अभी बताया था कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ना स्कैटर डायग्राम यूज होता है। कौन से डेटा के लिए? अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है तो आपको यूज़ करना है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज यूजफुल फॉर डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। 29, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम इज लोअर लेफ्ट टू राइट। लोअर लेफ्ट टू राइट का मतलब सर ऐसा, तो इस डायरेक्शन में मतलब कौन सा? अपवर्ड। अगर अपवर्ड होता है हमारा डेटा तो ये क्या होता है सर? पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। सो पॉजिटिव कोरिलेशन किधर आंसर है? ऑप्शन ए। समझा क्या? हाँ सर, अपवर्ड जा रहा है ना, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो लोअर लेफ्ट से लेके राइट में ऊपर की तरफ अपवर्ड जाएगा कभी भी तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। 30 देखो, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज इज 0.38, मतलब आर एक्स वाई दिया है -0.38। ठीक है, अभी दो इक्वेशन दिया है, 3x + 5u = 3
-8y -7v इक्वल टू 44। तो अभी ये क्वेश्चन साइन वाला है, तो समझ गया। तो हम पहले देखते हैं साइन ऑफ x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई का साइन क्या है, प्लस कॉमा माइनस। अब देखते हैं साइन ऑफ यू वी, ये भी क्या है, प्लस कॉमा माइनस। सेम साइन के डिफरेंट साइन, सेम साइन के डिफरेंट साइन, सेम साइन के डिफरेंट साइन। देखो मैंने जानबूझ के सम डाला है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे फंस सकते हो आप। तो सेम साइन है कि डिफरेंट साइन, खाली वो बता दो कि यहाँ पे साइन आपका सेम दिख रहा है कि आपको डिफरेंट दिख रहा है। सर यहाँ पे जो साइन है ये सेम है कि डिफरेंट है, थोड़ा जवाब दो जल्दी, फटाफट दो। सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? बोलो, सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? सर सेम साइन, आपने बोला था कि अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो सेम साइन, दोनों का साइन अलग है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे तो आंसर अपना आना चाहिए उल्टा, मतलब है ना। हमने ये डिस्कस किया था ना कि अगर सेम साइन किसको बोलते हैं, सेम साइन हम उसको बोलते हैं जिसका दोनों वैल्यूज सेम रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट है ना, ये सेम साइन नहीं होता। प्लस प्लस दोनों जगह पे आया या माइनस माइनस दोनों जगह पे आया तो सेम साइन होता है। तो ये जो साइन है इसको अपन कौन सा साइन बोलेंगे, डिफरेंट साइन बोलेंगे। समझा क्या, ये बात समझ रहा है कि कंफ्यूज मत होना। प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर आया तो ही सेम साइन होता है। अगर प्लस माइनस आया तो ये दोनों सेम साइन है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो आंसर विल चेंज बाय साइन। तो आर यू वी का आंसर आएगा 0.38। समझा गया? हाँ सर क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। जानबूझ के मैंने सम डाला है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे आप क्या करोगे। अगर दोनों प्लस है, बाजू में दोनों माइनस है, ये सेम साइन होता है। अगर इधर भी प्लस माइनस है, इधर भी प्लस माइनस है, ये भले ही सेम है बट दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आंसर विल चेंज बाय साइन। अब भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मेरे को मॉड्यूल में अच्छा मिला था तो वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 31 करके मैं डालता हूँ, को रिलेशन फिर अपना स्ट्रांग हो जाएगा। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है कि इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, अच्छा समय बहुत, एंड वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल is 16. What is variance of other variable? ठीक है ना। और इसका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है स्टैंडर्डेशन ऑफ y का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, मतलब वेरिएंस। सेकेंड बोला है मोर देन 10। थर्ड बोला है लेस देन 10 और फोर्थ बोला है मोर देन 1.25। एकदम अच्छे से सम समझना, बहुत अच्छा सम करे चालू। हाँ ठीक है सर। तो हमें ना यहाँ पे आर का फॉर्मूला यूज़ करना है। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे कोवेरिएंस दिया है 20। मुझे ना एक वेरिएबल, तो सपोज वो एक वेरिएबल है ना x है, तो x का मुझे वेरिएंस 16 दिया। अगर वेरिएंस 16 है, वेरिएंस किसी भी चीज़ का 16 है तो स्टैंडर्डेशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16 मतलब रूट 4 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया। आपको पूछ रहा स्टैंडर्डेशन ऑफ y कितना होना चाहिए, तो ये मुझे आया 5 अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y। ये समझा। अब एक चीज़ हमने पढ़ा था कि r का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होता है कि नहीं होता है। तो मैक्सिमम मुझे बताओ आप स्टैंडर्डेशन ऑफ y कितना ले सकते हो। सर मैक्सिमम स्टैंडर्डेशन ऑफ y 5 हो सकता है। -5 भी ले तो -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो मैक्सिमम स्टैंडर्डेशन ऑफ y शुड बी 5 और लेस देन 5, है ना। स्टैंडर्डेशन ऑफ y जो होना चाहिए 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं चलेगा। अगर मैं 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा लिया तो करे ना,
शुड बी 5 और मोर देन 5। समझ रहा है क्या? देखो ध्यान से बच्चा लोग, अपने को कोवेरियंस दिया था 20, स्टैंडर्डेशन ऑफ x 4 मैंने ले लिया क्योंकि वेरिएंस 16 है तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x 4 है। तो मुझे स्टैंडर्डेशन ऑफ y ढूंढना है। अब इधर अगर मैं 5 डालूंगा तो 5.51 हो जाएगा, 4 डालूंगा तो 1.25 आएगा। मेरा r का वैल्यू -1 to +1 में, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब मेरा स्टैंडर्डेशन ऑफ y पक्का 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा सर? वेरिएंस मतलब स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस का आंसर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 वेरिएंस ऑफ y होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन बोलेगा? बोलो। तो ऑप्शन ए सही है। समझा कि नहीं? हाँ सर, समझा ना? मोर, सर आप बोलोगे मोर देन 10 में भी 25 आता है, बट मोर देन 10 में 16 भी आता है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। लेस देन 10 तो पूरा का पूरा ही गलत है। सेम मोर देन 125 में भी सेम लॉजिक है। तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है सर? वापस बताओ। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। कोवेरियंस 20 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x 4 है, स्टैंडर्डेशन y मेरे को मालूम नहीं, तो मैंने इसको सॉल्व किया। ये 4 हमने निकाला है, 16 वेरिएंस है तो स्टैंडर्डेशन उसका रूट 4 हो जाएगा, तो ये मिला। अब इसमें मैं 5 डालूंगा तो ये 1 आएगा, 5 से छोटा डालूंगा तो 1 से बड़ा। आर का जो वैल्यू होता है कार्ल पियर्सन का, वो -1 to +1 के बीच में होता है, तो ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब स्टैंडर्डेशन ऑफ y जो होना चाहिए वो 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 या 5 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब मुझे तो वेरिएंस पूछा ना, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? मेरा आंसर 25 25 से बड़ा होना चाहिए, जो ऑप्शन ए है। समझा सबको? हाँ सर। सो दिस वॉज 31 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने कोशिश किया पूरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने का। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा टाइम लगा है, नहीं तो अपना कॉन्सेप्ट वगैरह सब स्ट्रॉन्ग था, अपन फटाफट ख़त्म भी कर देते हैं। बट ये भी चीज़ आपको सीखना है कि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम में कुछ अगर मिस्टेक दिखता है तो उसको टैकल कैसे करने का, या तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो लीव कैसे कर देने का। सो मैंने 31 क्वेश्चंस आपको करा दिया है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। सम्स इसके बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ कुछ लेंदी भी होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप ये कॉन्सेप्ट्स एक बार अच्छे से वापस पढ़ लेना। स्पियरमैन्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोबेबल कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर ये साइन चेंज वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और लास्ट में कार्ल पियर्सन क्या था और बेसिक चीज़ क्या था। तो आप प्लीज़ पॉइंट सेक्शन एक बार अच्छे से पढ़ना, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल के लिए, एंड देन फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। क्लियर एवरीवन? प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड जिसको ज़रूरत है फॉर नवंबर 22 या मई 23 या कोई भी आगे के एग्जाम्स के लिए। सीए में ये तो कोई चैप्टर रहेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मिलूंगा रिग्रेशन में, बट उसके लिए आप कोरिलेशन पहले बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लियर? आई होप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर विद दिस योर फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।